दोस्तों, आज आप सुनेंगे ली चाइल्ड का लिखा हुआ जैक रीचर सीरीज का नॉवल नेवर गो बैक हिंदी में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका चौथा भाग। अगर आपने इसके पहले के 3 भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 25। टर्नर ने रीचर से पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये वही गाड़ी है? अरे, इसमें कोई शक ही नहीं है, पक्का ये वही गाड़ी है। लेकिन ये कैसे संभव है कि ये गाड़ी यहाँ पर है? असल में सूजन क्या है, जिसने भी इन लोगों को काम पर लगाया है उसकी पहुंच काफी अंदर तक है और वो काफी तेज तर्रार भी है। इनके यहाँ होने का बस यही एक कारण हो सकता है। उसको किसी तरह से पता चला कि हम जेल से भाग आए हैं। फिर उसे पता लगा कि हमारे पास $30 हैं और उसे इस बात की खबर भी लग गई कि उस पुलिस वाले ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में देखा था। तो बस ये सारी जानकारी पाकर उसने दिमाग लगाया होगा कि उस जगह से $30 में कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। ऐसी सिर्फ 4 ही संभावनाएं दिखाई दी होंगी उसे। या तो उसी कस्बे में कहीं छुपा जाए और किसी पार्क में रात बिताई जाए, या फिर यूनियन स्टेशन या उसके पीछे के बड़े बस अड्डे तक जाया जाए और वहाँ से बाल्टीमोर या फिली या रिचमंड निकल लिया जाए, या फिर आखिरी संभावना के तौर पर म्यूनिसिपैलिटी की बस पकड़ी जाए और उसमें बैठकर वेस्ट की तरफ बढ़ा जाए। मुझे लगता है कि जो भी इनको हुक्म दे रहा है उसे यही लगा होगा कि हमारा सबसे पसंदीदा ऑप्शन होगा म्यूनिसिपैलिटी की बस पकड़ना, क्योंकि पहली बात तो कि इन बसों का किराया बहुत कम है, और दूसरा, यूनियन स्टेशन हो या फिर बड़ा बस अड्डा, वहाँ पर पुलिस वाले हमारा इंतज़ार करते हो सकते हैं। हम वहाँ से बच भी गए तो दूसरे सिरे यानी बाल्टीमोर, फिली या रिचमंड में वो हमारा इंतज़ार करते हो सकते थे। तो अब बचा पार्क वाला ऑप्शन। वहाँ हम लोग कितने दिन तक बचे रहते? आज नहीं तो कल पकड़े ही जाते। इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन था बस। और फिर उनको वैसे भी मेरे लाइफस्टाइल का पता है। वो जानते हैं कि मैं ईस्ट कोस्ट में रहना पसंद नहीं करता। इस बात की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं कि मैं वेस्ट कोस्ट की तरफ निकल जाऊंगा। ओह, समझी। लेकिन उनको ये कैसे पता चला होगा कि हम बैरीवेल उतरेंगे? असल में उन्हें ऐसा कुछ नहीं पता था। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उन्होंने लीसबर्ग से आगे की सारी जगहों पर हमारा पता लगाया होगा, कम से कम ऐसे मोटेल्स पर जो आसानी से दिखाई दे जाते हैं। वो हैमिल्टन, पर्सेलविल से होते हुए तब बैरीविल पहुँचे हैं। अगर हम उनको यहाँ नहीं मिले तो फिर वो विंचेस्टर जाएंगे। वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ओह, तो क्या हम उनको यहाँ मिलेंगे? हाँ, कोशिश तो कुछ ऐसे ही करेंगे हम। मोटेल के ऑफिस में छोटी खिड़कियां बनी हुई थीं जो सिर्फ सजावट के लिए थीं। अंदर से उन खिड़कियों में पतले पर्दे लगे हुए थे। टर्नर एक खिड़की तक गई और उसने शीशे के नज़दीक अपने चेहरे को ले जाकर भीतर चारों तरफ नज़र मारी। अंदर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ शायद एक ही आदमी है जो मेरे ख्याल से क्लर्क होगा, या फिर यहाँ का मालिक भी हो सकता है। वो पीछे की तरफ बैठा हुआ है। रीचर ने कार के दरवाज़ों को खोलकर देखा। उनमें ताला लगा हुआ था। डिक्की भी बंद थी। कार का बोनट गर्म था, यानी गाड़ी को वहां खड़े ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। आसपास भी दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने टर्नर से कहा, हमें अंदर जाकर उस आदमी से ही बात करनी पड़ेगी। दोनों दरवाज़ा खोलकर मोटेल के अंदर दाखिल हो गए। ये रॉक क्रीक वाले मोटेल से काफ़ी बेहतर बना हुआ था। रिसेप्शन वाली टेबल के पीछे एक लाल कुर्सी पर एक 60 साल के करीब का बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। टर्नर ने उसे कहा, हम अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, वही जिनकी गाड़ी बाहर खड़ी है। ओह, वो 4 लोग? जी हाँ, वही। माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको आने में थोड़ी देर हो गई है। फ़िलहाल वो लोग यहाँ नहीं हैं। 10 मिनट पहले तक तो यहीं आपको ढूंढ रहे थे। मेरा मतलब है, एक आदमी और एक औरत को ढूंढ रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद आप वही होंगे। वो जानना चाहते थे कि क्या आप लोगों ने यहाँ पर चेक इन किया है, तो मैंने उनको बता दिया कि आपने अभी तक चेक इन नहीं किया है। वैसे क्या आप चेक इन करने वाले हैं? नहीं, उससे पहले हमें अपने दोस्तों से मिलना है। हमें उनसे कुछ बातें करनी है। क्या आप बता सकते हैं कि वे लोग किस दिशा में गए होंगे? रीचर ने पूछा। जी हाँ, वो जानना चाहते थे कि अगर आप लोग खाना खाने गए हों तो कहाँ गए होंगे। इसीलिए मैंने उनको बैरीविल ग्रिल का एड्रेस दे दिया था। रात के इस वक्त वही एक जगह खुली होगी। क्यों, पिज़्ज़ा प्लेस इस लिस्ट में नहीं आता है क्या? रीचर ने पूछा। वो रेस्टोरेंट थोड़े ही है। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, ये बैरीवेल ग्रिल है कहाँ पर? इस मोटेल के 2 ब्लॉक पीछे है। आप आराम से चलकर वहाँ जा सकते हैं। शुक्रिया। दोनों जने मोटेल से बाहर निकल गए। वहाँ से रेस्टोरेंट तक जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते थे।
दोनों पर एक साथ नज़र रखने के लिए सूजन और रीचर को अलग अलग होना पड़ता, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो यहीं रहकर उनका इंतज़ार करेंगे। 5 मिनट तक वो वहीं खड़े रहे, लेकिन कोई नहीं आया। रीचर बेचैन होता हुआ बोला, एक रेस्टोरेंट में किसी को ढूंढने में इनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये भी तो हो सकता है मेजर कि उनको वहां से किसी और जगह का पता दे दिया गया हो सकता है यहाँ कोई बार हो और वो वहां चले गए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वे लोग ग्रिल में खाना ही खा रहे हों। हम लोग भी तो भूखे थे और हो सकता है कि वो भी भूखे हों। वैसे मैं तो अभी भी भूखी हूँ। रीचर ने एक पल सोचा और बोला, रेस्टोरेंट में उनसे निपटना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। वहाँ भीड़ रहेगी तो वो लोग भी थोड़ा झिझकेंगे, और फिर खाने की टेबल्स पर चाकू भी होते हैं, तो हमारे पास हथियारों का भी ऑप्शन रहेगा। और फिर अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हम उनका ऑर्डर किया हुआ खाना भी खा सकते हैं। अब तक तो उन्होंने ऑर्डर कर भी दिया होगा। स्टीक मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दाईं तरफ मौजूद गली के मुहाने तक पहुंचकर उन्होंने गली में झांका। वहां कोई नहीं था। बाईं तरफ वाली गली भी खाली थी। चलो अंदर ही चलकर देखते हैं। सामने के दरवाजे से जाना ठीक रहेगा या पीछे वाले से? रीचर ने जवाब दिया, सामने की खिड़की की तरफ चलते हैं। पहले वहां से अंदर की टोह लेते हैं, फिर अंदर घुसेंगे। वो गली से दाईं तरफ मुड़े और सावधानी से आगे बढ़ने लगे। रेस्टोरेंट की एक खिड़की के नज़दीक पहुंचकर रीचर ने धीरे से अंदर झांका। वहां पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे। मेज़ें काफ़ी छोटी थीं और एक दूसरे के पास पास लगी हुई थीं। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट था। जितनी भी वेट्रेस वहां पर मौजूद थीं वो हाई स्कूल जाने वाली लड़कियां लग रही थीं। मेज़ साधारण लकड़ी की बनी हुई थी और उनमें से आधी से ज़्यादा पर लोग बैठे हुए थे। कुछ बुजुर्ग लोग भी थे जो अपने बच्चों के साथ वहां बैठे हुए थे। कुछ लोग तो मज़े कर रहे थे, लेकिन कुछ मेज़ों पर लोगों के बीच मौजूद तनाव को रीचर ने बड़े साफ साफ तौर पर महसूस किया। जितना भी हिस्सा वो अभी देख पा रहा था, वहां पर उसे वो चारों लोग अभी तक दिखाई नहीं दिए थे। तब तक टर्नर घूमकर पीछे वाली खिड़की तक पहुंच चुकी थी। वहां से उसे भी कमोबेश वही नज़ारा नजर आया जो रीचर को आया था, यानी हर टेबल पर बैठे हुए खाना खाते हुए लोग। बस वो चारों ही उसे नजर नहीं आए। अब उनके पास अंदर जाकर देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दोनों मेन गेट पर इकट्ठा हुए और रीचर ने दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर आते ही एक जवान महिला उनको अपनी तरफ आती दिखी। पास आने पर उन्हें समझ आया कि वो करीब 17 साल की एक लड़की थी। उसने काली रंग की पैंट और एक छोटी बाहों वाली काली पोलो टी शर्ट पहनी हुई थी। उसकी कलाई के ऊपर एक गहरे लाल रंग का निशान बना हुआ था जो शायद पैदाइशी था। उसने आकर उनसे पूछा, 2 लोगों के लिए डिनर? नहीं मिस, हम लोग कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि वो भी हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे हों। लड़की चुप हो गई। उसने पहले टर्नर को देखा और फिर रीचर को। उसे अब बात समझ में आई। यही वो आदमी और औरत थे जिनकी तलाश की जा रही थी। रीचर ने फिर से पूछा, क्या वो लोग इधर आए थे? 4 आदमी रहे होंगे, 3 लंबे चौड़े और चौथा उनसे भी तगड़ा। लड़की ने सहमति में गर्दन ऊपर नीचे हिलाई। उसका हाथ अब उसकी कलाई के ऊपर के हिस्से को रगड़ रहा था, शायद घबराहट के कारण या फिर आदत के कारण। रीचर ने नीचे ध्यान से देखा तो बात उसकी समझ में आ गई। लड़की की कलाई पर बना निशान पैदाइशी बिल्कुल नहीं था, वो एक चोट थी। क्या ये उन्होंने किया है? रीचर ने निशान की तरफ इशारा करते हुए पूछा। लड़की ने हाँ में गर्दन हिलाई और धीरे से बोली, वो सबसे तगड़े वाले ने किया, जो गंजा था और जिसके कान छोटे थे। उसने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि ये निशान पड़ गया। और उसने ऐसा क्यों किया? वो जानना चाहता था कि ऐसी और कौन सी जगहें थी जहां आप लोग मिल सकते थे, लेकिन मैं भला उसे ये कैसे बताती? मैं तो आपको जानती तक नहीं। आपको पता है, उस आदमी ने मुझे बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। उसकी आंखें बड़ी ही खूंखार थीं। वो लोग यहाँ पर पहुँचे कब थे? करीब 10 मिनट पहले। कुछ आइडिया है कहाँ गए होंगे? मुझे नहीं पता। मैं उनको नहीं बता पाई थी कि उन्हें और कौन सी जगहों पर आपको ढूंढना चाहिए। यहाँ कोई बार या हैम्बर्गर्स की दुकान नहीं है? उसने भी बिल्कुल यही पूछा था सर, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, वो लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे। जब वो दोनों वहाँ से निकले तो उस वक्त भी लड़की वहीं खड़ी अपनी कलाई पर बने निशान को मसल रही थी। रीचर ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। तेजी से चलते हुए वो वापस मोटेल पर उसी जगह पहुंच गए जहां वो गाड़ी खड़ी थी। लेकिन इस वक्त मोटेल का अहाता खाली था और डेंट पड़े हुए दरवाजे वाली वो गाड़ी वहां से जा चुकी थी। अध्याय 26।
300 यार्ड की दूरी तय करने के बाद ही रीचर और टर्नर ने बेरीविल शहर की सीमा पार कर ली थी। वेस्ट मेन रूट अब स्टेट रूट 7 बन चुका था। टर्नर ने धीरे से कहा, अगर वो लोग ये पता लगा सकते हैं कि हम किधर गए तो हमें ये मानकर चलना होगा कि आर्मी भी हमारे बारे में पता लगा सकती है और FBI को भी ये जानकारियां हो सकती हैं। चूंकि अब उनको बहुत सावधान रहना था तो अब वो किसी भी अरे गहरे से लिफ्ट नहीं ले सकते थे। अब उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और वे एक वीरान इलाके में मौजूद थे। यहाँ पर किसी ऐसी गाड़ी का इंतज़ार करना जिसमें लिफ्ट लेना सेफ हो एक ऐसे जुए के समान था जिसमें हारने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। इसलिए रीचर ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसके हिसाब से जीत हार के इन पलड़ों को उनके पक्ष में भले ही झुका ना सके, लेकिन उनकी जीत और हार की संभावना को काफ़ी हद तक बराबर ज़रूर कर सकता था। वो लोग वापस मुड़ गए और तब तक चलते रहे जब तक कि वो उस शहर की सीमा से लगे सबसे नज़दीकी रोशन ब्लॉक तक नहीं पहुंच गए। ब्लॉक से कम 50 यार्ड की दूरी पर मौजूद एक कोने में जाकर टर्नर खड़ी हो गई और रीचर तब तक चलता रहा जब तक कि वो एक ऐसी इमारत तक नहीं पहुंच गया जिसका कोना एक गली के मुहाने पर था। इमारत के इस कोने से वो मेन रोड पर निगरानी रख सकता था। दोनों ही इस बात पर सहमत थे कि अब रीचर को बेहद सावधान रहकर काम करना है। उनकी योजना ये थी कि रीचर अपनी जगह से आती जाती गाड़ियों को देखकर ये अंदाज़ा लगाएगा कि वे लोग किस आदमी से लिफ्ट ले सकते थे। जैसे ही रीचर को कोई ऐसा आदमी दिखाई देगा वो टर्नर को इशारा करेगा जो फिर गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करेगी। ये लोग लिफ्ट लेने की एक पुरानी क्लासिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। वो टेक्निक जिसमें एक खूबसूरत लड़की सुनसान रास्ते पर खड़े होकर गाड़ी को रुकने का इशारा करती है। जब गाड़ी वाला लड़की को देखकर खुशी खुशी गाड़ी का ब्रेक दबाता है तो अचानक से लड़की का प्रेमी भी आ जाता है और फिर दोनों कार में सवार हो जाते हैं। ये सब कुछ कई बार दोहराया जा चुका था और इसलिए इस योजना के सफल होने की संभावना रीचर को काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन 30 मिनट गुजरने के बाद उनकी आशाएं थोड़ी धुंधली होने लगीं। एक तो यहाँ ट्रैफिक वैसे भी ज़्यादा नहीं था और ऊपर से रीचर को गाड़ी के बारे में सोचने समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसे गाड़ी की हेडलाइट दिखाई देती और वो इंतज़ार करने लगता, लेकिन गाड़ी तेज़ी से उसके सामने से गुजर जाती। जब तक वो उसके बारे में सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा पाता तब तक गाड़ी टर्नर के खड़े होने की जगह से काफ़ी दूर निकल चुकी होती। इसलिए अब रीचर ने गाड़ी को चेक करने का अपना तरीका बदल दिया। उसने फैसला किया कि वो सारी सेडान गाड़ियों को और सारी SUV गाड़ियों को जिनके मॉडल कम से कम 5 साल पुराने नहीं थे पहले ही रिजेक्ट कर देगा। इसके साथ वो सभी तरह के पिकअप ट्रकों और पुरानी SUV गाड़ियों को ही अपनी योजना के लिए ध्यान में रखेगा। उसे जहाँ तक जानकारी थी आर्मी के लोग अपराधियों को पकड़ने के लिए पिकअप ट्रकों का इस्तेमाल नहीं करते थे और उसे ये भी लगता था कि आर्मी अपनी गाड़ियों को 5 साल पुराना होने से पहले ही बदल देती थी। ठीक यही बात FBI वालों के लिए भी लागू होती थी। इस तरीके में बस एक ही जोखिम था और वो ये था कि ऐसी गाड़ियों में लोकल पुलिस के लोग हो सकते थे जो खुद की गाड़ी में मस्ती के लिए निकले हों। लेकिन इस तरह का जोखिम उठाना रीचर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको पूरी रात यहीं बितानी पड़ती और ऐसे में उनके साथ वही होता जो कि DC के किसी पार्क में रुकने पर होना था। आज रात नहीं तो कल सुबह होते ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। अब रीचर फिर से नई प्लानिंग के साथ इंतज़ार करने लगा। 1 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसने एक गाड़ी की हेडलाइट देखी। ये गाड़ी नॉर्थ से आ रही थी। ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल रही थी। रीचर थोड़ा सा बाहर की तरफ झुका, लेकिन ये देखकर उसकी उम्मीद ठंडी पड़ गई कि वो एक सेडान गाड़ी थी, यानी ये उनके काम की नहीं थी। इसी तरह से 5 मिनट गुजरे, 7 मिनट और फिर 8 मिनट। उसे फिर से एक गाड़ी की हेडलाइट दिखाई दी। ये एक पिकअप ट्रक था। उसने फुर्ती से टर्नर को इशारा किया। इशारा मिलते ही रीचर से 50 गज की दूरी पर मौजूद टर्नर फुटपाथ पर कूदी और उसने अंगूठा उठाकर गाड़ी को रुकने का इशारा किया। लेकिन पिकअप ट्रक नहीं रुका। धत तेरे की, रीचर ने सोचा। इसके बाद थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल से 4 गाड़ियां और वहां से निकलीं, लेकिन कोई भी उनके काम की नहीं थी। आखिरकार 10:30 बजे के बाद एक पिकअप ट्रक फिर से दिखाई दिया। वही इशारा फिर से दोहराया गया। रीचर की बाईं मुट्ठी और टर्नर का अंगूठा। इस बार पिकअप ट्रक की स्पीड कम होने लगी और वो रुक गया। टर्नर फुर्ती से फुटपाथ से उतरी और सड़क की पैसेंजर विंडो की तरफ झुककर ड्राइवर से बात करने लगी। रीचर भी उसकी तरफ दौड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ इस बार जूलियट ने रोमियो को फ़ोन किया था,
जो कि एक असामान्य बात थी। ज़्यादातर तो रोमियो के पास ही नई खबरें हुआ करती थीं, लेकिन क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां बंटी हुई थीं तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि जूलियट के पास भी ताज़ा खबर होती थी। रोमियो के फ़ोन उठाते ही जूलियट ने कहा, उनका कुछ भी पता नहीं लग सका। विंचेस्टर तक के इलाके में उनको खोजा गया था। क्या उन्हें पक्का यकीन है? रोमियो ने पूछा। उन्होंने बहुत बारीकी से उनकी तलाश की थी, लेकिन उनका निशान तक नहीं मिला। ठीक है, लेकिन उन लोगों को अभी उसी इलाके में ही रहने को बोलना। वो बस रूट ही फिलहाल हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, मैं कह दूंगा, जूलियट ने कहा, और फिर उसने फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ रीचर जब हल्के से हाँफते हुए ट्रक के पास पहुंचा, तब तक टर्नर उसके ड्राइवर से लिफ्ट लेने के बारे में हाँ भरवा चुकी थी। इस पिकअप ट्रक का ड्राइवर शक्ल से काफ़ी चालाक दिखाई दे रहा था। वो दुबला पतला एक 70 साल के करीब का बुजुर्ग था, जिसके सिर पर कुछ सफ़ेद बाल अभी तक मौजूद थे। टर्नर ने उसकी पहचान रीचर से कराते हुए कहा, ये वेस्ट वर्जीनिया की मिनरल काउंटी की तरफ जा रहे हैं। इनको मैरीलैंड लाइन के नज़दीक कीजर नाम की जगह में जाना है। रीचर और उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर हल्के से एक दूसरे का अभिवादन किया और फिर उनका सफ़र चालू हो गया। साथ ही शुरू हुआ बातचीत का करीब करीब वैसा ही सिलसिला जैसा कि अक्सर ऐसे लिफ्ट मांगने वालों और लिफ्ट देने वालों के बीच हुआ करता था। ऐसी बातें जो अक्सर आधी सच्ची होती थीं और आधी गप्पों से भरी हुई। करीब 12 बजे तक वो लोग वेस्ट वर्जीनिया में दाखिल तो हो चुके थे, लेकिन ये अलग बात थी कि वो अभी भी जंगलों से भरे इलाके से ही गुजर रहे थे। सामने ही एलिगनीस माउंटेन रेंज दिखाई दे रही थी। तभी रीचर ने दूर पश्चिम में सड़क से थोड़ा हटकर जंगलों से घिरी पहाड़ी पर हल्की सी आग जलती हुई देखी। वो एक पीली या नारंगी सी रोशनी थी, जैसे कोई अलाव हो या चेतावनी देने के लिए जलाई गई आग हो। उन्होंने कपॉन ब्रिज नाम के छोटे से कस्बे को पार किया और रीचर को लगा जैसे वो उस रोशनी के निकट पहुंच रहे हैं। वो अभी जहां पर थे वहां से वो आग 1 या 2 मील या इससे कुछ कम की दूरी पर जलती लग रही थी। रीचर ने उसे देखकर कुछ सोचा और बुजुर्ग से कहा, सर, अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या आप हमें यहीं उतार देंगे? बुजुर्ग ने चौंक कर कहा, यहाँ? इस बियाबान में? जी हाँ, मुझे ये जगह ठीक ठाक सी लग रही है। लेकिन किस चीज़ के लिए? असल में मुझे लगता है सर कि इस जगह पर हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। क्या वाकई? जी हाँ सर, हम आपके आभारी रहेंगे। बुजुर्ग होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाया, लेकिन उसने ट्रक रोक दिया। टर्नर के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वो रीचर को ऐसे देख रही थी जैसे वो पागल हो गया हो। ट्रक के रुकने पर रीचर गाड़ी से नीचे उतर आया और टर्नर भी उसके पीछे पीछे उतर गई। बुजुर्ग अपना ट्रक लेकर आगे बढ़ गया। अब वहाँ पर घुप अंधेरा था और चारों तरफ केवल सन्नाटा। दूर दूर तक उन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। टर्नर ने थोड़ा अजीब से स्वर में कहा, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने हमें इस बियाबान में क्यों उतरवाया है? रीचर थोड़ा आगे की तरफ झुका और पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो वहाँ देख रही हैं आप? वो हमारा एटीएम है। अध्याय 27। ये एक घुमावदार सड़क थी जिस पर वो उस जलती हुई आग की दिशा में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पथरीला रास्ता नजर आया। ये गाड़ियों के लिए बनाया गया एक कच्चा सा रास्ता था। पेड़ों के बीच से होते हुए वो ऊपर चढ़ाई की तरफ जा रहा था। टर्नर ने इधर उधर ध्यान से देखते हुए कहा, ये तो कोई झाड़ियों में लगी हुई आग जैसी लग रही है। नहीं, ना तो ये इस तरह की आग लगने का मौसम है और ना ही इस इलाके में इस तरह की आग लगा करती है। तो फिर क्या है ये? हम इस वक्त वेस्ट वर्जीनिया में हैं। किसी भी तरह की सभ्यता से मीलों दूर एक जंगली इलाके में खड़े हैं। तो ये समझ लो कि ये आग ही है जिसका हमें अब तक इंतज़ार था। लेकिन जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करना। ऊपर कोई हो सकता है, और वो जो भी होगा कम से कम फायर ब्रिगेड वाले तो नहीं ही होंगे। इस बात की तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। अब दोनों पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ उगे हुए थे और ये एक सर्पिल सा रास्ता था। दाएं मुड़ने के बाद बाएं मुड़कर ऊपर की तरफ चढ़ाई पर जाना पड़ता था। रास्ते के अंत में एक और बड़ा सा मोड़ था, जिसके बाद वो उस जगह पर पहुंच गए जहां आग लगी हुई थी। ये जंगल के बीचों बीच पेड़ों को काट कर बनाई हुई एक जगह थी। सामने खस्ता हालत में मौजूद एक छप्पर दिखाई दे रहा था और उस छप्पर जैसी दिखने वाली इमारत के बगल में एक पुराना केबिन था। ये दोनों ही काफ़ी पुरानी दिख रही थीं। उनके दाईं तरफ काफ़ी दूरी पर वो आग जल रही थी। आग के बीच में एक आयताकार टायरों वाली चीज़ थी, जिसके चारों तरफ पीली, नीली और नारंगी रंग की आग की लपटें उठ रही थीं। आसपास के पेड़ पौधे भी आग की चपेट में आकर जल रहे थे और सुलग रहे थे। टर्नर ने फुसफुसाकर कहा, ये सब क्या है? ये एक मैथ लैब है, रीचर ने जवाब दिया।
और इसीलिए फायर ब्रिगेड वाले यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहा था, इसलिए ये लोग उनको बुला नहीं सकते थे, और अगर बुलाते भी तो वो यहाँ आते नहीं, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड वाले हर एक मैथ लैब में लगी आग को बुझाने जाने लगें तो उनके पास ज़रूरी कामों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ काम कर रहे लोग कहाँ हैं रीचर? मेरे ख्याल से यहाँ एक ही आदमी था, यहीं आसपास ही कहीं होगा, देखते हैं। दोनों ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए चारों तरफ खोजा, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। केबिन और आउट हाउस दोनों ही खाली थे। छप्पर की चौड़ाई इतनी थी कि उसमें 2 गाड़ियां आराम से आ सकती थी, और वहां 2 गाड़ियां मौजूद थी भी। इनमें से एक था बड़े टायरों वाला लाल रंग का डॉज ट्रक, और दूसरी गाड़ी एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार थी जो शेवरले कॉर्वेट थी। ये चमक रही थी और इसका टेल पाइप रीचर की मुट्ठियों के बराबर था। ये देखने में एकदम नई जैसी लग रही थी। ये गांव का लौंडा तो बढ़िया जिंदगी जी रहा है, रीचर ने कहा। टर्नर ने आग की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी रहा है नहीं, शायद जी रहा था। रीचर ने उस तरफ ध्यान से देखा जहां टर्नर ने अभी इशारा किया था। वहां पर ट्रेलर का ढांचा अभी भी दिखाई दे रहा था और वो चारों तरफ से आग से घिरा हुआ था। इसी कारण उसके ऊपर लगा मेटल टेढ़ा मेढ़ा होता जा रहा था। लेकिन जिस चीज पर टर्नर रीचर का ध्यान दिलाना चाह रही थी वो उस ट्रेलर के आगे जमीन पर कुछ इस तरह से पड़ी हुई थी जिसे देखकर लग रहा था जैसे किसी के मुंह से जीभ बाहर लटकी हुई हो। ये चीज आग की चपेट में थी और उससे कई रंग की आग की लपटें अलग अलग तीव्रता से उठ रही थीं। कुछ ऐसी लपटें जो तब उठा करती हैं जब मटन चॉप को ग्रिल पर ज्यादा देर के लिए छोड़ दिया जाता है। फर्क बस इतना था कि ये चीज मटन चॉप से 100 गुना बड़ी थी। रीचर ने एक ठंडी सांस ली और बोला, ओह, मुझे लगता है उसने आग बुझाने की कोशिश की होगी, जो मेरे ख्याल से एक बेवकूफ़ी भरा काम था। खैर, अब कुछ नहीं किया जा सकता, वो ऑलरेडी मर चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? टर्नर ने कहा। और क्या करेंगे? एटीएम से पैसे निकालेंगे भाई। ये एक ठीक ठाक सी मैथ लैब थी और इसके पास ढंग की गाड़ियाँ भी हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा यहाँ से। छी, हम क्या एक मरे हुए आदमी के पैसे लूटेंगे? उस मरे हुए आदमी को अब उन पैसों की ज़रूरत नहीं रही है और हमारे पास फिलहाल 80 सेंट ही बचे हैं, ये मत भूलो। लेकिन ये एक क्राइम है रीचर। तो यहाँ कौन सा वो भजन कर रहा था, वो भी तो गैरकानूनी धंधा ही कर रहा था। ये आदमी नशा बेचता था। अगर हम इस पैसे को नहीं लेंगे तो जब पुलिस वाले यहाँ आएंगे तो वो ले जाएंगे, चाहे कल आए या परसों। लेकिन ये पैसा होगा कहाँ? यही तो इस गेम का मज़ेदार वाला पार्ट है। चलो उसे ढूंढते हैं। आपके स्टाइल को देखकर ऐसा लग रहा है रीचर जैसे आप ये काम पहले भी कई बार कर चुके हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि पैसे का मालिक मर चुका है। इस चीज़ को तुम IRS की तरह से सोचो, और वैसे भी हम लोग सरकारी आदमी हैं। अरे लेकिन फिर भी ये गलत है रीचर। आपको रात में किसी बिस्तर पर सोना है कि नहीं, या सड़क के किनारे सोना है? कल कुछ खाने को चाहिए कि नहीं चाहिए? ओह जीसस, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। टर्नर झिझक जरूर रही थी, लेकिन जब पैसा ढूंढने की बारी आई तो उसने भी रीचर के साथ बराबर की मेहनत की। केबिन और किचन में उनको कुछ नहीं मिला। बर्तन रखने की अलमारी में कोई गुप्त जगह नहीं थी। खाने के डिब्बों में, आटे के कनस्तर में कहीं कुछ नहीं था। यहाँ तक कि दीवारों के पीछे भी कोई खाली जगह नहीं बनी थी। फर्श में कोई तहखाना भी नहीं था और किताबों के बीच में भी कुछ नहीं था। सोफे के कुशनों और बिस्तर के गद्दे के नीचे भी कुछ नहीं मिला। टर्नर ने परेशान होकर पूछा, अब कहाँ ढूंढें? आउट हाउस अभी बाकी है मैडम, ये मत भूलिए। और आउट हाउस की छत में उनको उनकी ज़रूरत का सारा सामान मिल गया। टॉयलेट के ऊपर एक सीक्रेट जगह थी जिस पर लगे पैनल को रीचर ने निकाला और उसे टर्नर को दिया। फिर उसने अंदर बनी खाली जगह में हाथ डाला तो उसे प्लास्टिक का एक टब मिला। इस टब के अंदर 20-20 की गड्डियों में करीब $4000, डॉज ट्रक और कॉर्वेट गाड़ी की चाबियाँ, इस केबिन के डॉक्यूमेंट्स और विलियम रॉबर्ट क्लॉटन नाम के 47 साल के आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट थे। विली बॉब, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, रीचर उस मरे हुए आदमी को दुआ देते हुए बोला। फिर उसने दोनों चाबियों को हाथ में लिया और टर्नर से पूछा, बोलो ट्रक चाहिए या स्पोर्ट्स कार? क्या यार, अब हम उसकी गाड़ी भी चुराएंगे? वो पहले से ही चोरी की गाड़ियां हैं मैम, क्योंकि इस टब में गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो वैसे तो चोरी की गाड़ी को चुराने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप पैदल जाना चाहती हैं तो ठीक है। अच्छा ठीक है, स्पोर्ट्स कार ही ले लेते हैं। उन्होंने सारे पैसे और कॉर्वेट की चाबी को अपने पास रख लिया और बाकी चीज़ों को जहाँ से निकाला था वहीं वापस रख दिया। छप्पर तक जाकर उन्होंने पैसों को गाड़ी के लोड स्पेस में रख दिया। आग अभी भी उसी तरह जल रही थी।
दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए और 1 मिनट बाद ही वो सड़क पर पश्चिम की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। अब वो एक आरामदायक स्थिति में थे और पहले की तुलना में काफ़ी अमीर भी। अध्याय 28। गाड़ी पर हाथ बिठाने के लिए टर्नर को 1 मील लगा। उसके बाद उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और आराम से उस घुमावदार सड़क पर गाड़ी भगाने लगी। उसने रीचर से कहा, हमें जल्दी ही अपना रास्ता बदलना होगा। इस सड़क पर आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है बैरीविल से आने वाली उन गाड़ियों में एक FBI की गाड़ी भी थी। क्या आपने भी उसे देखा था? क्या तुम उस क्राउनविक की बात कर रही हो? हाँ हाँ, वही। और इसीलिए अब हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। वैसे भी वो ट्रक वाला बूढ़ा उनको ये बता सकता है कि उसने हमें कहाँ छोड़ा था। उस बियाबान जगह को वो इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं वो उस डेंट वाली कार के लोगों के हत्थे चढ़ गया तो वो उसे डराकर या पैसे का लालच देकर उससे बातें उगलवा सकते हैं। तो ठीक है, फिर साउथ की तरफ चलो, सर्दियों में वो जगह अच्छी रहती है। टर्नर ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और उसे साउथ की तरफ मोड़ दिया। रीचर ने गाड़ी के बारे में सोचा। ये काफ़ी बेहतरीन कार थी, अमेरिकन सड़कों के लिए एक बड़ी ही अच्छी कार। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने टर्नर से कहा, एक काम करो, हीटर को तेज़ कर दो और गाड़ी की छत को हटा दो। आपको इन सब में बड़ा मज़ा आ रहा है ना रीचर? अरे क्यों नहीं आएगा भाई, ये सब कुछ उस फेमस रॉक एंड रोल गाने की तरह ही तो है जो अक्सर रेडियो पर बजा करता है। एक तेज़ स्पीड वाली बढ़िया गाड़ी हो, जेब में कुछ पैसे हों और किसी अपने का साथ हो, तो इससे ज़्यादा इंसान को और क्या चाहिए। ये सुनकर टर्नर ने हीटर के डायल को मैक्सिमम तापमान पर सेट कर दिया और फिर गाड़ी की छत को हटा दिया। एक सर्द हवा का झोंका सीधे अंदर आया जिसने उनको तरोताज़ा कर दिया। टर्नर ने फिर गाड़ी फुल स्पीड पर दौड़ा दी। अब गाड़ी चलाने में उन्हें दुगना मज़ा आ रहा था। रीचर ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली ज़िंदगी है। मैं इस तरह की ज़िंदगी की आदत तो डाल सकती हूँ, लेकिन डालूंगी नहीं, क्योंकि मैं ये चाहूँगी कि कम से कम मुझे चुनने की आज़ादी तो मिले। शायद आपको मिल जाए, लेकिन कैसे रीचर? हमारे पास इस मामले में आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। रीचर समझाने वाले अंदाज में बोला, अरे ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास एक अजीब नुक्ता है और साथ में एक पक्की जानकारी है। इन दोनों को मिलाकर हम एक शुरुआती नतीजे तक तो पहुंच ही सकते हैं। जैसे कि यूं समझो कि वीक्स और एडवर्ड्स को अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया गया था, लेकिन आपको मारा नहीं गया। क्यों? मुझे और मूरक्रॉफ्ट को भी मारा नहीं गया। क्यों? जबकि मूरक्रॉफ्ट को मारना तो काफ़ी आसान था और अगर वो चाहते तो मुझे भी इतनी ही आसानी से मार सकते थे। ज़रा सोच कर देखिए, अगर कोई मुझे मार देता तो किसे पता चलता? दूसरी तरफ आपको रास्ते से हटाना भी कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इन सारी बातों पर अगर आप गौर करें तो ये उनके बारे में एक चीज़ बताती है। और वो चीज़ क्या है रीचर? क्या आपको पता है कि कैमन आइलैंड्स में एक बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है? पता तो नहीं है, लेकिन मैं पता करवा सकती हूँ। लेकिन क्यों? बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम इसके बारे में कंप्यूटर पर ढूंढोगी और फ़ोन पर किसी न किसी से इसकी जानकारी लोगी। अकाउंट बनाने के लिए जो करना चाहिए होगा वो करोगी और फिर अकाउंट खुलवा लोगी। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि ये सब करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? शायद 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा, टर्नर ने कहा। एग्जैक्टली, लेकिन इन लोगों ने ये सब 1 दिन में कर दिया। हो सकता है उन्हें ये सब करने में बस 1 घंटा ही लगा हो। तो ये चीज़ बताती है कि उनका उस बैंक के साथ पहले से ही कोई ना कोई नाता ज़रूर है। उन्होंने बैंक को कहा कि उन्हें क्या चाहिए और वो काम बिना कोई सवाल पूछे तुरंत कर दिया गया। ये बात साफ साफ बताती है कि वो कोई बड़े क्लाइंट हैं, बैंक के ऐसे ग्राहक जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है। और ये बात तो हमें वैसे भी पता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ तुमको फंसाने के लिए ही $1 लाख फूंकने के लिए तैयार थे। ये एक काफ़ी बड़ी रकम है, लेकिन उनको इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने ये रकम सीधे तुम्हारे नाम पर खोले गए अकाउंट में डलवा दी, ये मालूम होते हुए भी कि ये रकम उनको वापस नहीं मिलने वाली है। इसे सबूत मानकर जब्त कर लिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो मुझे नहीं लगता कि वो बाद में ये कहने की हालत में होंगे कि ये उनका पैसा है और वो इसे वापस चाहते हैं। तो फिर कौन हो सकते हैं वो लोग? टर्नर ने पूछा। असल में वो बहुत ही ज़्यादा सावधान लोग हैं जो ऐसा घपला कर रहे हैं जिससे उनको काफ़ी बड़ी आमदनी हो रही है। उनको यहाँ से 8,000 मील दूर अफगानिस्तान में कत्लेआम करने में कोई झिझक नहीं है, लेकिन यहाँ DC में वो ऐसा वैसा नहीं करना चाहते हैं। उनके बाहर के बैंक के ऑफिसरों के साथ नज़दीकी संबंध है और उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि उनके कहने पर एक नकली अकाउंट बनाया जा सके और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल की जा सके।
इन सबको देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि वो डीसी के ही कोई स्टाफ ऑफिसर्स हैं। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, टर्नर ने कहा। इस वक्त वे लोग जिस रास्ते पर थे, ऐसे रास्तों का बस एक यही नुकसान था कि यहाँ पर उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलने वाली थीं जो तब मिलती जब वो मेन रास्तों पर चल रहे होते। इस वक्त दोनों को ही तेज़ भूख लगी हुई थी, लेकिन वो जानते थे कि इस रास्ते पर ना तो कोई पेट्रोल पंप उनको मिलने वाला था और ना ही खाने पीने या रहने की कोई जगह। तभी एक मोड़ पर उनको एक साइन नज़र आया जिसके हिसाब से अगला कस्बा 20 मील दूर था, यानी उन्हें वहां पहुंचने में कम से कम आधा घंटा तो लगना ही था। उस कस्बे और खाने के बारे में सोचते हुए टर्नर ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी, लेकिन वो कस्बा कैसा था ये वो कभी नहीं जान सके, क्योंकि इससे पहले ही उन्हें ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा जो अक्सर ऐसे सुनसान रास्तों पर लोगों का इंतजार करती रहती हैं। अध्याय 29। टर्नर ने मोड़ काटा ही था कि उसे तेजी से ब्रेक लगाना पड़ा। सामने लाल रंग का एक रोड फ्लेयर जल रहा था। उससे कुछ दूरी पर एक और फ्लेयर जलाया गया था और उसके आगे 2 जोड़ी हेडलाइट्स दिखाई दे रही थीं जो अजीब एंगल्स पर जली हुई थीं। एक जोड़ी हेडलाइट ऊपर आसमान की तरफ रोशनी दे रही थी और दूसरी जोड़ी हेडलाइट सड़क पर इस तरह से रोशनी बिखेर रही थी कि वो आने वाले ट्रैफिक से 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। पास जाने पर उन्हें पता लगा कि आसमान की तरफ देखती हेडलाइट एक ट्रक की थी जो सड़क से निकलकर एक गड्ढे में गिर गया था। दूसरी हेडलाइट एक पिकअप ट्रक की थी जो एक हाफ टन क्रू कैब था। उसे घुमाकर इस तरह से सड़क पर खड़ा किया गया था कि वो सड़क के आर पार खड़ा हुआ था। एक छोटी भारी जंजीर क्रू कैब के उस हिस्से से लगी हुई थी जिस पर जंजीर लगाकर अक्सर खराब गाड़ियों को खींचा जाता था। यानी ये लोग उस सीधे खड़े हुए ट्रक को इस तरह से खींचना चाहते थे कि वो अपने टायरों पर फिर से खड़ा हो जाए और फिर वो उसे गड्ढे से बाहर खींच लें। वहां पर कुल 3 लोग मौजूद थे। उन तीनों में से एक हक्का बक्का सा जमीन पर बैठा हुआ था। वो पक्का दुर्घटनाग्रस्त हुए ट्रक का मालिक था और दुर्घटना के कारण काफ़ी हैरान परेशान सा दिखाई दे रहा था, या फिर शायद वो नशे में था। बाकी के दोनों आदमी उसकी मदद के लिए वहां आए थे। एक तो हाफ टन ट्रक में बैठा हुआ था और दूसरा ट्रक के बगल में चल रहा था ताकि ड्राइवर को ज़रूरी निर्देश दे सके। रीचर का अंदाज़ा था कि ऐसी दुर्घटनाएं शायद यहाँ रोज़मर्रा की बात थीं। जो लोग ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे वो भी इस काम के पुराने खिलाड़ी लग रहे थे। उनको गाड़ी खींचने में परेशानी तो हो रही थी, लेकिन उन्हें पता था कि क्या करना है और कैसे करना है। शायद उन्होंने ये सब काम कई बार किया हुआ था। रीचर और टर्नर दोनों को ही लगा कि उन्हें यहाँ पर 5-10 मिनट तक रुकना होगा, उसके बाद वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर आश्चर्यजनक रूप से चीज़ें बदल गईं। जो आदमी सड़क पर स्तब्ध सा बैठा था उसने आने वाली गाड़ी की तरफ देखा और अपना सिर ऊपर उठाया। फिर उसने गाड़ी की हेडलाइट की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद उसने फिर से गाड़ी को देखा। फिर वो किसी तरह मुश्किल से खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ बढ़ा। ओए, ये तो बिली बॉब की कार है। इतना कहकर वो टर्नर और रीचर को घूरने लगा। फिर अपने पैर पटकते हुए और मुट्ठियों को हवा में लहराते हुए चिल्लाया, तुम दोनों इस गाड़ी में क्या कर रहे हो? उस आदमी के चीखने का ये असर हुआ कि जो आदमी गाड़ी निकलवाने के निर्देश दे रहा था वो भी अपना काम छोड़कर इन्हीं की तरफ देखने लगा। यहाँ तक कि बड़े ट्रक में बैठा हुआ आदमी भी नीचे उतर आया और वो दोनों भी यहीं पर आकर खड़े हो गए। उन तीनों ने एक तरह का घेरा कॉर्वेट गाड़ी के चारों तरफ बना लिया। ये तीनों देखने में तो पतले थे लेकिन काफ़ी ताकतवर दिखाई दे रहे थे और फिलहाल थोड़े थके हुए भी लग रहे थे। इस बार हाफ टन ट्रक वाला आदमी बोला, ये तो बिली बॉब की गाड़ी है। तुम लोग ये गाड़ी क्यों चला रहे हो बे? नहीं, ये मेरी गाड़ी है, रीचर ने कहा। अबे जा जा, मुझे बिली की गाड़ी का नंबर मालूम है, मुझे पता है ये उसी की गाड़ी है। रीचर ने अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, ठीक है, लेकिन बिली बॉब की गाड़ी कौन चला रहा है इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अबे लेना देना क्यों नहीं है, वो हमारा भाई है। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। हैम्पशायर काउंटी में हम क्लॉटन लोग पिछले 300 सालों से बसे हुए हैं। समझा। क्या तुम्हारे पास कोई काला सूट है? रीचर ने पूछा। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक अंतिम संस्कार में शामिल होना होगा। बिली बॉब को अब इस गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं रही। उसकी मैथ लैब जलकर स्वाहा हो चुकी है। वो खुद भी नहीं बच पाया। हम उधर से गुजर रहे थे जब हमने ये सब देखा, लेकिन जब तक हम पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। तीनों एक पल के लिए शांत हो गए, शायद अपने भाई की मौत के बारे में सोच रहे थे। फिर ट्रक वाले ने कहा, तुम्हारे पास उसकी मदद करने का टाइम नहीं था, लेकिन उसकी गाड़ी चुराने का टाइम था। चुराई नहीं है,
इस तरह से सोचो कि हमने उसे फिर से काम पर लगा दिया है। उसकी चिता की आग ठंडी होने से भी पहले। उसकी चिता की आग ठंडी होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। वो बड़ी ही भयंकर आग है। उसे ठंडा होने में अभी 1-2 दिन लगेंगे। कमीने, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रीचर है और हम रीचर लोग यहाँ हैम्पशायर काउंटी में पिछले 5 मिनट से मौजूद हैं। रीचर उसकी नकल करते हुए बोला। साले, मेरा मजाक उड़ाता है? मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़वा रहा हूँ भाई, तुम खुद अपना मजाक उड़वा रहे हो। जिस धंधे में बिली था उसमें ये सारी बातें होनी एक आम बात है। अगर खतरनाक काम करोगे तुम लोग या तुम्हारे भाई तो खतरे तो उठाने ही पड़ेंगे और ऐसे ही मौत भी होगी। और गाड़ी की भी वही कहानी है। पाप की कमाई नाली में ही तो जाएगी। अबे ऐसे कैसे जाएगी? इस गाड़ी पर हमारा हक है। अब रीचर ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर खड़ा हो गया। किसका किस पर कितना हक है, इस पर बातचीत ना करें तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हाफ टन वाले ने एक और सवाल दाग दिया। और उसके पैसों का क्या हुआ? कब्जा सच्चा, झगड़ा झूठा, रीचर ने बड़े ही आराम से कहा। अच्छा, तो साले तुमने उसके पैसे भी चुरा लिए? जितने मिले उतने ले लिए, बस। इतना सुनते ही पहले आदमी ने, जिसके ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, बड़े ही हिंसक रूप से अपनी मुट्ठी को घुमाया। रीचर ने बड़ी कुशलता से पीछे की तरफ लहराकर खुद को बचाया और फिर आगे की तरफ बढ़कर अपने दाहिने हाथ को ऐसे हिलाया जैसे सामने मौजूद मच्छरों को उड़ा रहा हो। मारने वाला आदमी हैरत से उसे देखने लगा। तभी रीचर ने उसके सिर के किनारे पर अपनी खुली हथेली से एक थाप दी, बिल्कुल हल्की सी थाप। लेकिन वो आदमी इस तरह से कटे पेड़ की तरह गिर पड़ा जैसे किसी ने उसके ऊपर ताकतवर राइफल से वार कर दिया हो। तभी रीचर की नज़र पीछे की तरफ खड़े हुए ट्रक पर पड़ी और वो जोर से बोला, ओ धत तेरे की, वो चीज़ गिरने वाली है। ट्रक वाला आदमी घूमा नहीं। उसकी नज़रें अभी भी रीचर पर ही टिकी हुई थीं। मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारी ये चाल मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, समझे? रीचर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। ये चाल नहीं है गधे, पीछे देख तो पता चलेगा। ट्रक वाकई गिर रहा है। और सच में रीचर चाल नहीं चल रहा था। हाफ टन के ट्रांसमिशन में शायद कुछ दिक्कत थी, या फिर जब ड्राइवर उससे उतरा था तो वो थोड़ा आगे खिसक गया था। जो भी हुआ हो, लेकिन अब उस पर चेन का खिंचाव होने लगा था और वो खिंचकर पूरी तरह से तन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रक अब तक सीधा खड़ा हुआ था वो हिलने लगा था और गिरने की कगार पर था। और अगले ही पल वो गिर भी गया। एक बहुत तेज आवाज़ के साथ वो खड़ा हुआ ट्रक उस हाफ टन के पिछले हिस्से से टकराया। ये टकराव इतना भीषण था कि हाफ टन के पिछले टायरों ने जवाब दे दिया। छोटे वाले ट्रक के आगे का हिस्सा भी टूट फूट गया। सब लोग मुंह बाए ये नज़ारा देख रहे थे। उन तीनों में से एक तो पहले ही ज़मीन पर गिरा पड़ा था और बाकी दोनों इस नई मुसीबत को देखकर बिल्कुल चुप थे। अब ये दोनों गाड़ियाँ काफ़ी वक्त तक वहीं पर रहने वाली थीं। इनको हटाने के लिए अब एक बड़ी क्रेन और फ्लैट बेड ट्रक की ज़रूरत पड़ने वाली थी। रीचर वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया क्योंकि ये सड़क अब पूरी तरह से जाम हो चुकी थी और इस पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। टर्नर ने फुर्ती से गाड़ी पीछे की और उन फ्लेयरों के इर्द गिर्द गाड़ी घुमाते हुए उसी रास्ते पर वापस चल दी जहाँ से वो अभी अभी आए थे। अध्याय 30। विपरीत रास्ते पर आगे बढ़ते हुए टर्नर ने रीचर से पूछा, अच्छा ये तो बताइए, उनको इस बात का पता कैसे चला कि आप किस तरह से रहते हैं? मेरा मतलब है उन सीनियर स्टाफ ऑफिसर्स को। रीचर के जहन में उस लड़के के कहे शब्द एक बार फिर से गूंज उठे। वो पहले भी आपको तलाश नहीं कर सके थे, वो अब भी आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। वैसे भी आर्मी अब खोजी का इस्तेमाल नहीं करती है, और अगर वो करती भी होती तो आपको कौन सा खोजी भला ढूंढ पाएगा? आप जिस तरह से रहते हैं वो आपको खोजना लगभग असंभव बना देता है। उसने टर्नर को जवाब दिया, उनको ये पता था कि मैंने किसी उपनगर में कोई स्प्लिट लेवल रेंच नहीं लिया था। उनको ये भी पता था कि मैं बच्चों की किसी स्पोर्ट्स टीम को ट्रेनिंग नहीं देता और अपनी सब्जियां भी खुद नहीं उगाता। लेकिन उन्हें कैसे पता चला ये मैं नहीं जानता। टर्नर ने कहा, मैंने आपकी फाइलें देखी हैं। मुझे ये पता है कि वो लोग 6 साल की उम्र से ही आपके ऊपर निगाह रख रहे थे। बचपन से ही आपके अंदर अनोखे गुण मौजूद थे। खतरा महसूस करने पर आप बहुत ही उग्र रूप से अपना रिएक्शन देते थे। रीचर ने इस बात पर गर्दन हिलाकर सहमति जताई। 6 साल की उम्र में पैसिफिक ओशन में मौजूद एक मरीन बेस में वो फिल्म देखने गया था। ये बच्चों की एक फिल्म थी, एक सस्ती साइंस गल्प पॉट बॉयलर। अचानक से एक खाड़ी से एक राक्षस सा निकलकर आ गया था। इन सभी बच्चों को गोपनीय तरह से एक अंधेरे में काम करने वाले कैमरे से रिकॉर्ड किया जा रहा था। ये एक तरह का एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। राक्षस के स्क्रीन पर आने पर जहां अधिकतर बच्चे डर के मारे खुद में सिमट गए थे,
वहीं रीचर का रिएक्शन इससे एकदम उल्टा था। उसने अपना स्विच ब्लेड खोलकर स्क्रीन की तरफ हमला करने के लिए छलांग लगा ली थी और उन लोगों का कहना था कि उसने ये हरकत करने में 1 सेकंड का 3/4 हिस्सा भी नहीं लगाया था। उस वक्त वो सिर्फ 6 साल का था। उन्होंने उसका स्विच ब्लेड ले लिया था और इसके बाद उसके साथ ऐसा बर्ताव किया था जैसे वो कोई खतरनाक साइको पेशेंट हो। रीचर अभी इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि टर्नर ने अपना अगला सवाल किया। अच्छा ये तो बताइए मिस्टर रीचर कि बिग डॉग कितना पैसा बना लेता होगा? रीचर ने जवाब दिया, काफ़ी बना लेता था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि मुझे फंसाने के लिए $1 लाख खर्च कर दे। लेकिन वो इस पूरे मामले की आखिरी कड़ी था। वो इस धंधे को चला नहीं रहा था। वो सामान का होलसेलर नहीं था। उसे तो कमाई का एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता रहा होगा। और फिर वैसे भी ये 16 साल पुरानी बात है। इन 16 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका है। उस वक्त डेजर्ट स्टॉर्म चल रहा था और अभी भी अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है। ये दोनों परिस्थितियाँ काफ़ी मेल खाती हैं। दोनों में मौके भी एक जैसे ही हैं, बस सामान ही तो बदला है। वैसे उस वक्त बिग डॉग क्या बेच रहा था? रीचर ने जवाब दिया, जब हमें उसके बारे में पता चला तब उसके पास स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन यानी 100 के 11 क्रेट मौजूद थे। ओह, ये तो काफ़ी बुरा था। उन ऑटोमेटिक बंदूकों को वो लोग तालिबान को बेच सकते थे। लेकिन वैसे एक बात ये भी है कि इससे भी ज़्यादा अजीब और बुरी चीज़ें भी होती रहती हैं। वैसे हो सकता है ये सब कोई सरकारी पॉलिसी हो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? रीचर ने कंधे उचकाए और बोला, मुझे ये बात मानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सरकार जो चाहती है वो कर सकती है। ऐसे में आपको $1 लाख के मामले में फंसाने की ज़रूरत उसे क्यों पड़ी? आपको गायब ही क्यों नहीं कर दिया गया सीधा? और फिर आपको छोड़िए, मुझे और मूरक्रॉफ्ट को ही गायब क्यों नहीं कर दिया गया? हम लोग अभी तक कैद क्यों नहीं हैं? या फिर हम लोग अभी तक जिंदा ही क्यों हैं? और वो लोग जो उस रात मोटेल में मेरे पास आए थे, वो इतने नालायक क्यों थे? वो कोई सरकारी हत्यारों की टीम के मेंबर नहीं थे। मुझे उनको पछाड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर अगर इसमें सरकार का हाथ होता तो उनको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो किसी और तरीके से भी आपको डिमोरलाइज कर सकते थे। वो आपको वीक्स या एडवर्ड्स को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का आदेश दे सकते थे या फिर आगे कुछ काम ना करने का भी आदेश दे सकते थे। लेकिन रीचर अगर वो ऐसा कुछ करते तो मुझे कोई गड़बड़ होने का शक हो जाता और फिर सबका ध्यान इस तरफ खिंच जाता। हो सकता है वो लोग ऐसा खतरा ना उठाना चाह रहे हों। नहीं मिस टर्नर, अगर ऐसा था तो वो कोई और बेहतर तरीका ढूंढ सकते थे। वो कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाकर सारे लोगों को अफगानिस्तान से बुला सकते थे, जैसे कि कोई राजनीतिक कारण, जैसे अफगान लोगों की आज़ादी का सम्मान या ऐसी ही कुछ और स्टूपिड बकवास। फिर आपको ही क्या, पूरे देश में किसी को भी कोई शक नहीं होता। ऐसी चीज़ें हमेशा से होती आई हैं, कौन सा ये पहली बार होता? पता नहीं क्यों मुझे इस पूरे मामले में एक अजीब सा अनाड़ीपन महसूस हो रहा है। ये कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप लगता है जिनके पास ताकत और पैसा तो है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा खूंखार नहीं है। ये लोग अपनी गंदगी साफ करने के लिए कुछ नाकाबिल लोगों की मदद ले रहे हैं और यही एक चीज़ है जो हमारे लिए एक छोटी मुसीबत खड़ी कर सकती है। लेकिन साथ में ये बात भी है कि यही चीज़ हमें एक बड़ा मौका भी दे सकती है। हमारे लिए परेशानी की बात यह है कि उन 4 लोगों को पता है कि उनको हमें मिलिट्री या FBI के हाथों में आने से पहले पकड़ना है। उनको पता है कि जेल से भागने के बाद हमारे पीछे दोनों ही तरह के लोग होंगे और अगर हम उनके हत्थे चढ़ गए तो अपनी जान बचाने के लिए हम उनके सामने कुछ भी बक सकते हैं। ये हो सकता है कि हमारी बात का कोई विश्वास ना करे, लेकिन हमारे कुछ कहने से ये बात बाहर तो आ ही सकती है। ये संभावना है कि कोई इस बात की खाना पूर्ति के लिए ही सही जांच करे और ये लोग ऐसा होने नहीं देना चाहते। इसीलिए ये बात तो तय है कि वो चारों हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। हम कहीं भी जाएं, वो हमारे लिए मुसीबत ज़रूर पैदा करेंगे। और हमारे लिए वो बड़ा मौका क्या है रीचर? वो चारों ही हमारे लिए मौका बनेंगे। अब देखो, उन लोगों के बिना उनके मालिकों को ये नहीं पता चलेगा कि आगे क्या करना है। वो लोग अलग थलग हो जाएंगे और फिर हम लोग उनको घेर सकते हैं। ओह, तो ये आपकी योजना है रीचर कि हम लोग उन चारों को अपना पता लगाने देंगे और जब वो हमारा पता लगा लेंगे तो फिर हम लोग उनकी अच्छे से ठुकाई करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। सही कहा ना मैंने? हाँ, आपने कहा तो सही, लेकिन एक छोटी सी बात को छोड़कर हम लोग उनकी ठुकाई नहीं करने वाले हैं। हम लोग उनके साथ वो करेंगे जो वो हमारे साथ करने वाले थे। हम उनको रास्ते से हटा देंगे और फिर उनके मालिकों को झल्लाते हुए देखेंगे और फिर हम लोग बड़े ही आराम से उनको ये समझाएंगे कि 110वें यूनिट के लोगों से
पंगा क्यों नहीं लेना चाहिए। अध्याय 31। वो लोग जल्दी ही ग्रैंट काउंटी में दाखिल हुए, जहां सड़क के एक कोने में लगे एक साइन से उनको पता चला कि ग्रैंट काउंटी एयरपोर्ट और पीटर्सबर्ग नाम का कस्बा वहां से बस 20 मील दूर थे। वो जानते थे कि जहां पर एयरपोर्ट है वहां एक पेट्रोल पंप, एक मोटेल और एक डाइनर का होना भी लाजमी था, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफिस का भी। लेकिन जो भी हो जाए, ये रिस्क तो उनको लेना ही था। कुछ ही मिनटों के बाद वो पेट्रोल पंप पर खड़े पेट्रोल भरवा रहे थे। बिली बॉब की गड्डियों में से 3 20 के नोट लेकर रीचर पेमेंट करने के लिए पेट्रोल के काउंटर पर चला गया। वहां पर करीब 40 साल की एक औरत बैठी थी। काउंटर के पीछे से कंट्री संगीत बज रहा था और पुलिस स्कैनर में से बातचीत की आवाज़ भी आ रही थी। पुलिस स्कैनर को इमरजेंसी बैंड पर सेट किया गया था। रीचर ने उस स्कैनर को थोड़ा हैरानी से देखा और फिर औरत से पूछा, कुछ हुआ है क्या आज रात? नहीं सर, अभी तक तो सब शांत है। तो फिर आप कंट्री म्यूजिक को छोड़कर ये क्यों सुन रही हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है सर, असल में मेरे भाई के पास एक टो ट्रक है और उसे कोई भी दुर्घटनाग्रस्त इलाके में सबसे पहले पहुंचना होता है। मैं अगर उसे इस बात की खबर करती हूँ तो हर दुर्घटना की खबर के एवज में वो मुझे $10 देता है। इसीलिए मैं हर टाइम ये स्कैनर चालू रखती हूँ। समझा। तो आज कोई एक्सीडेंट हुआ कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। वैसे आपकी गाड़ी बड़ी शानदार है। मेरा भी हमेशा से सपना था ऐसी ही एक कॉर्वेट लेने का। हाँ, ये गाड़ी वाकई शानदार है मैम। वैसे क्या आपने हमारे बारे में स्कैनर पर कुछ सुना है? औरत मुस्कुराई और बोली, क्यों, गाड़ी तेज़ भगा रहे थे क्या? अब आप तो जानती ही हैं मैम, ऐसी गाड़ी हाथ में हो तो उसे धीरे चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। औरत हंसी और बोली, काफ़ी किस्मत वाले हो, बिना किसी परेशानी में पड़े निकाल कर ले आए हो इसे। जब मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी तो मैं भी उसे ऐसे ही तेज़ भगाऊंगी। रीचर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने बाकी बचे पैसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। पेट्रोल भरवाकर वे लोग एक मोटेल के पास पहुंच गए। उन्होंने तय किया कि मोटेल में कमरा लेने से पहले वे लोग पास के कैफ़े में कुछ खा लेते हैं। दोनों उस साधारण से दिखने वाले कैफ़े के अंदर जाकर बैठ गए और खाना ऑर्डर करने के बाद रीचर ने टर्नर से कहा, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? एक पैटर्नल सूट के बारे में। मुझे बताया गया है कि लॉस एंजलिस में मेरी एक बेटी है जिसका नाम है समैंथा डेटन और जिसकी माँ की मुझे कोई याद नहीं है। अध्याय 32। रीचर बात करता रहा और टर्नर खाती रही। उसने टर्नर को वो सब कुछ बताया जो उसे इस मामले में बताया गया था। सियोल और DMZ के बीच में मौजूद रेड क्लाउड नामक बेस के बारे में, कैंडिस डेटन और उसकी डायरी के बारे में, कैंडिस के LA वाले घर और फिर LA में ही उसके बेघर होने के बारे में, और इस बारे में भी कि कैसे अब कैंडिस अपनी बेटी के साथ गाड़ी में गुजर बसर कर रही है और इसी कारण आर्थिक मदद के लिए वो अपने वकील के माध्यम से उस तक पहुंची है। सारी बातें सुनने के बाद टर्नर ने पूछा, और ये सारी बातें जानकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बुरा। अगर वाकई वो मेरी बेटी है तो मुझे उसके लिए वहाँ होना चाहिए था। क्या वाकई आपको उसकी माँ की कोई याद नहीं है? नहीं मिस टर्नर, मुझे ज़रा भी याद नहीं है। वैसे मैं ये बता दूं कि मैं लोगों को आसानी से भूलता नहीं हूँ, खास करके उन औरतों को जिनके साथ मैं सोया हूँ। और क्या इसीलिए हम लोग लॉस एंजलिस जा रहे हैं? टर्नर ने पूछा। हाँ, मुझे उनके बारे में जानना ही है, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। वो लोग वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। वो इकलौती ऐसी जगह है जिसके बारे में उनको पूरा यकीन होगा कि आप वहाँ आएंगे ही आएंगे। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे उनके बारे में जानना ही है, और यही वो बात है जो मैं आपको कहना चाहता था। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता था, और वो इसलिए क्योंकि अभी हमें उस मोटेल में जाकर रुकना है और वहाँ पर हम एक कमरा लेंगे या 2, ये पूरी तरह से आपका निर्णय होगा। और अगर आपके निर्णय पर इस बात से कोई फ़र्क पड़ता हो तो आप सब कुछ जानकर ही अपना निर्णय लीजिएगा। टर्नर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो मोटेल में 2 कमरे लेकर 11 और 12 नंबर के उन कमरों में बैठे हुए थे। मोटेल के काउंटर पहुंचने के बाद टर्नर ने 2 कमरे लेने का अपना इरादा रीचर के सामने साफ जाहिर कर दिया था। रीचर ने अपने कमरे में जाकर सबसे पहले टीवी चलाया और CNN चैनल ढूंढकर उसे देखने लगा। स्क्रीन के नीचे चलने वाली पट्टी पर उसने खास ध्यान दिया जहां ज़रूरी खबरें चलती रहती थीं। उनके बारे में वहां कुछ नहीं दिया गया था,
इससे उसे थोड़ी राहत मिली और वो बाथरूम की तरफ नहाने के लिए बढ़ गया। शॉवर चलाकर वो उसके नीचे आराम से खड़ा हो गया। गांव के उस छोटे से कैफे में होने वाली बातचीत के कुछ टुकड़े उसके जहन में रह रहकर आ रहे थे। वो इन टुकड़ों को जहन में आने से रोक नहीं पा रहा था। ये टुकड़े लगातार आते जा रहे थे और आखिर में जो वाक्य उसे नोट करने लायक लगा वो उनकी काफी पहले हुई बातचीत के दौरान टर्नर द्वारा बोला गया था। टर्नर ने उससे मॉर्गन के बारे में पूछा था और उसने उसे बताया था, लगातार 2 बार आपके लोग अपनी स्थिति से यूनिट को अवगत करवाने में असफल रहे और उसने इस बारे में कुछ नहीं किया। इसी वाक्य में कुछ ऐसा था जो रीचर को खटक रहा था। उसने इस वाक्य को पहले अपने मन में दोहराया और फिर पूरे वाक्य को जोर से बोला। शॉवर का पानी उसके ऊपर गिर रहा था और वो इस वाक्य में छिपे गूढ़ रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने इस वाक्य को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। लगातार 2 बार आपके लोग अपनी स्थिति से यूनिट को अवगत कराने में असफल रहे और उसने इस बारे में कुछ नहीं किया। और फिर अचानक पलक झपकते ही सारी बात उसकी समझ में आ गई, काफ़ी सारी बातें। वो फुर्ती से बाहर निकला और अपनी पैंट शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आ गया। टर्नर के कमरे के सामने पहुंचकर उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया। अध्याय 33। टर्नर के दरवाज़ा खोलते ही रीचर ने कहा, मैंने आपको मॉर्गन के बारे में कुछ कहा था ना? मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है कि उसके क्या मायने हो सकते हैं। आपने मुझे क्या बताया था? टर्नर ने पूछा। मैंने कहा था कि लगातार 2 बार आपके लोग अपनी स्थिति से यूनिट को अवगत कराने में असफल रहे और उसने इस बारे में कुछ नहीं किया। हाँ, असल में मैं भी इस बारे में सोच रही थी और इसी बात की वजह से मुझे लगता है कि मॉर्गन उन लोगों से मिला हुआ है। उसने इसीलिए कुछ नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि उसके लिए करने लायक कुछ बचा ही नहीं था। उसे पता था उनको ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था क्योंकि वो लोग पहले ही मर चुके थे। रीचर ने टर्नर की बात का जवाब देने के बजाय कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ काफ़ी ठंड है। टर्नर एक पल के लिए झिझकी, फिर बोली, ठीक है, आ जाइए। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। अच्छा, अब बताइए, क्या आपको भी यही लगता है कि मॉर्गन भी उन्हीं लोगों में से एक है? टर्नर ने पूछा। ये इस बात का सबूत भी हो सकता है कि वो आलसी और निकम्मा है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले का सबसे ज़रूरी हिस्सा उसका कुछ ना करना नहीं है। तो फिर आपके हिसाब से मॉर्गन से जुड़ी बात का कौन सा हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है? टर्नर ने पूछा। 2 असफल रेडियो कॉन्टैक्ट। और वो क्यों रीचर? देखिए, आपके आदमियों ने आपके गिरफ्तार होने वाले दिन कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन गिरफ्तार होने के अगले दिन और उसके अगले दिन वो कॉन्टैक्ट स्थापित करने में असफल रहे थे। टर्नर की आंखें सिकुड़ी और वो बोली, जैसे कि मैं उनसे इसलिए कॉन्टैक्ट स्थापित नहीं कर पाई क्योंकि मैं कैद में थी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही रीचर। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ था। उन्होंने हम दोनों को एक साथ रोका था। एक साथ? हाँ मिस टर्नर, लेकिन ये सब कुछ एक साथ नहीं किया गया था और मैं इसी पॉइंट की तरफ आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूँ। देखिए, अफगानिस्तान का टाइम रॉक क्रीक के टाइम से 9 घंटे आगे है, यानी सर्दियों में तो ये पूरे एक दिन के समान है। और फिर रात के टाइम पर कोई भी हिंदू कुश की गोट ट्रेल पर नहीं जाएगा। ऐसा करना कई वजहों से खतरनाक हो सकता है और फिर अगर चलते हुए आदमी फिसल जाए तो वो अपनी टांगें भी तुड़वा सकता है। तो ये बात तय है कि आपके लोग उस वक्त दिन में मारे जा रहे थे और दिन 6 बजे खत्म होता है। अब ये देखिए, अफगानिस्तान में जब शाम के 6 बजेंगे उस वक्त इधर सुबह के 9 बज रहे होंगे। और अब इस बात पर गौर कीजिए कि मेरे वकील के हिसाब से आपने कैमन आइलैंड्स में अपना जो अकाउंट खुलवाया था वो सुबह 10 बजे के करीब खुलवाया था और आपको दोपहर 12 बजे तक गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इसका मतलब ये कि आपको फंसाने से पहले वो आपके दोनों आदमियों को मार चुके थे। ऐसी संभावना है कि वो काफ़ी पहले ही मारे जा चुके थे, कम से कम 1 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 घंटे पहले। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई रीचर कि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हुई थीं। पहले एक घटना हुई और फिर दूसरी। लेकिन क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन उस फ़र्क को समझने के लिए हमें एक दिन पहले की घटना पर ध्यान देना होगा। आपने वीक्स और एडवर्ड्स को पहाड़ों पर भेजा और उन्होंने तुरंत रिएक्शन लिया। सब कुछ अगली दोपहर तक निपट गया था। वो इतनी जल्दी कैसे अपना काम कर सके? शायद किस्मत से रीचर, या फिर ये कोई और बात थी? रीचर ने पूछा। ओह, क्या आपको लगता है मेरी यूनिट में कोई उनका जासूस है?
नहीं, मुझे नहीं लगता हमारे लोगों में से कोई ऐसा करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कॉम्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। यानी हमारे फ़ोन्स को किसी ने टैप किया? ऐसा नहीं हो सकता रीचर। हमने इसके लिए काफ़ी पक्के इंतज़ाम किए हुए हैं। नहीं टर्नर, मैं रॉक क्रीक की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी लोकल नेटवर्क तक पहुँच बनाकर कुछ नहीं होता। इतने लोकल नेटवर्क्स हैं, वो किस किस पर नज़र रखते फिरेंगे। मुझे लगता है उन्होंने कुछ ऐसा इंतज़ाम किया होगा कि वो एक साथ सबके ऊपर नज़र रख सकें, नेटवर्क के कहीं बीच में। शायद वो बग्राम से निकलने वाली और बग्राम में आने वाली सारी चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। वो बहुत ही सीनियर स्टाफ ऑफिसर्स हैं जिनकी पहुंच हर चीज़ तक है, और हर चीज़ का मतलब हर चीज़। इसीलिए उनको वो सब मिला जो वो चाहते थे। जो भी वहाँ से गुजरा उन्होंने उसकी जांच की और वो असल अफवाह तक पहुँचे। इसके बाद उनको आपके निर्देशों और आपके लोगों के रिएक्शन का पता चला, और उनको वो सब भी पता चला जो आपने एक दूसरे को कहा। अब ज़रा एक बार सोच कर देखिए, उन्होंने एडवर्ड्स और वीक्स को तो पहले ही मार गिराया था, फिर उनके मरने के बाद वो आपके पीछे क्यों पड़े? टर्नर ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, इसका तो एक ही कारण हो सकता है। उनको लगता है कि मुझे कुछ ऐसी बातें पता है जो पता नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर वो सारी बातचीतों पर नज़र रख रहे थे तो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था मिस टर्नर। उनको पता होना चाहिए था कि वीक्स और एडवर्ड्स ने आपको क्या बताया है। उनके पास सारी जानकारी ऑलरेडी थी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। एडवर्ड्स और वीक्स ने मुझे ऐसी कोई खास बात बताई ही नहीं थी। अगर ऐसा होता सूजन, तो वो आपके पीछे नहीं पड़ते। बिना वजह आपको फंसाने के लिए वो इतनी मेहनत क्यों करेंगे? $1 लाख क्यों खर्च करेंगे? आप आखिर कहना क्या चाहते हैं रीचर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एडवर्ड्स और वीक्स ने ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताया है जिससे वो लोग परेशान हो गए हैं। हो सकता है आपको उस वक्त वो बात ज़्यादा ज़रूरी ना लगी हो और इसलिए आपको वो बात फ़िलहाल याद भी ना हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने आपको कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर बताई है जिसके कारण वो लोग इतने घबराए हुए हैं। अध्याय 34। टर्नर ने अपने पाँवों को बिस्तर पर रखा और पीछे रखे तकिए पर आराम से पीठ टिकाकर बैठ गई। फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, देखिए रीचर, मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था। हम एक पश्तून खबरी को जानकारी के लिए पैसे दिया करते थे। वो दोनों उसी खबरी से मिले जिसने उनको बताया कि एक अमेरिकन ऑफिसर उत्तर की तरफ जा रहा था। वो किसी कबीले के किसी बुजुर्ग से मिलने वाला था, लेकिन उस वक्त वो भी नहीं जानता था कि वो अमेरिकन ऑफिसर कौन है, और इस बात की जानकारी भी उसे नहीं थी कि वो क्यों उस कबीले के बुजुर्ग से मिलना चाहता था। ऑफिसर के बारे में कुछ और बताया था उन्होंने? नहीं, बस इतना ही बताया कि वो अमेरिकन था। मर्द था या औरत? मेरे ख्याल से तो मर्द ही होना चाहिए, क्योंकि पश्तून कबीले के बुजुर्ग औरतों से नहीं मिलते। काला था या गोरा? वो उन्होंने नहीं बताया। वो आर्मी का था या मरीन का या एयरफोर्स का? नहीं पता। रैंक, उम्र? कुछ नहीं पता रीचर। आप लोगों के बीच में एग्जैक्ट क्या क्या बातें हुई थीं? देखिए, पहले तो उस अफवाह के बारे में बात हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने उनको निर्देश जारी किए थे कि वो पता लगाएं कि वो अफवाह सही है या गलत। बस यही बात हुई थी। एक बात मैंने कही और एक बात उधर से कही गई। अच्छा, आपके आखिरी रेडियो कांटेक्ट के दौरान क्या हुआ था? क्या वो आपकी निगरानी में हुआ था? हाँ रीचर, वो आखिरी चीज़ थी जो मेरी निगरानी में हुई थी, और इसके बाद वो लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। उस बातचीत में कुछ भी खास नहीं था, सब कुछ रूटीन जैसा था, कोई भी प्रगति नहीं हुई थी। ओह, तब तो जो भी है वो पहली बातचीत में ही रहा होगा, जो बातचीत अफवाह के बारे में थी। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए सूजन, और हर एक शब्द को याद करने की कोशिश कीजिए जो भी उस बातचीत में कहा गया था। मैंने आपसे कहा ना रीचर कि वो बात सिर्फ इतनी हुई थी। एक अज्ञात अमेरिकन ऑफिसर एक कबीले के किसी बुजुर्ग से मिलने के लिए उत्तर की तरफ जाते हुए देखा गया था। वो क्यों मिलने जा रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वर्ड बाय वर्ड ये बात ऐसे ही हुई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो इस बातचीत का कौन सा हिस्सा $1 लाख की कीमत रखता है? इसमें ऐसा क्या है जिसके कारण आपका, मेरा और मूरक्रॉफ्ट का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है? मुझे सच में नहीं मालूम, टर्नर ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। फिर दोनों ही चुप हो गए। टर्नर बिस्तर पर लेट गई और छत को घूरने लगी। रीचर खिड़की की दहलीज पर झुका हुआ सारी बातों पर गौर कर रहा था। ये एक कितना साधारण सा तो वाक्य था। वो उस वाक्य को बार बार अपने मन में दोहराता रहा। फिर उसने उसे 3 हिस्सों में तोड़ा और हर हिस्से पर फिर से गौर करने लगा।
एक अज्ञात अमेरिकन ऑफिसर एक कबीले के किसी बुजुर्ग से मिलने के लिए उत्तर की तरफ जाते हुए देखा गया था। इस वाक्य में ऐसा क्या खास था ये तो उसे नहीं पता था, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो उसे खटक रहा था, दाल में आए कंकड़ की तरह। एक अज्ञात अमेरिकन ऑफिसर, एक कबीले का एक बुजुर्ग। काफ़ी सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूँ, कल इस बारे में फिर से बात करेंगे। हो सकता है रात में कोई बात दिमाग में आ जाए। नहीं, ऐसा मत करो रीचर। मतलब? क्या नहीं करूं? मेरा मतलब है मत जाओ, यहीं रुक जाओ। रीचर ठिठक गया। उनके बीच औपचारिकता की दीवार अब ढह चुकी थी। उसने फिर से कहा, क्या तुम वाकई ऐसा चाहती हो? जवाब में टर्नर सिर्फ मुस्कुरा भर दी और फिर रीचर वहीं रुक गया। अगली सुबह उनकी नींद खुली कुछ गाड़ियों की आवाज़ों से। ये गाड़ियों की आवाज़ें बाहर आहते से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई गाड़ियां गोल गोल चक्कर काट रही हों, शायद 3 या 4 गाड़ियां। टर्नर ने सवाल किया, क्या टाइम हुआ है? 12 बजने में 9 मिनट। हमें चेकआउट कब करना है? इससे पहले कि रीचर कोई जवाब देता, कमरे के बाहर से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी और फिर दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा अंदर सरका दिया गया। फिर कदमों की आवाज़ दूसरी दिशा में जाते हुए गायब हो गई। मेरे ख्याल से चेकआउट का टाइम 12 बजे का है। ये जो कमरे के नीचे से सरकाया गया है वो हमारे इनवॉइस की कॉपी होगी। ये तो बड़ा ही अजीब सा तरीका है। गाड़ियों की आवाज़ अभी भी लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन रीचर ने इन आवाज़ों को सुनकर पहले ही ये निश्चित कर लिया था कि इन गाड़ियों से उन्हें खतरा नहीं था। ये ना तो आर्मी की गाड़ियां थीं, ना ही पुलिस वालों या FBI की। ये आम लोगों की पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां थीं। उसने आगे बढ़कर उस लिफाफे को उठाया और उसे खोलकर देखा। उसके अंदर एक साधारण सा कागज़ था। कोई भी खतरे की बात नहीं थी। जैसा कि उन्होंने सोचा था, ये उनका बिल था जिसके अनुसार उसे पूरा अदा किया जा चुका था। और फिर रीचर की नज़र बिल के निचले हिस्से पर पड़ी और उसे तुरंत किसी गड़बड़ का एहसास हो गया। बिल के निचले हिस्से में लिखा हुआ था, हमारे यहाँ ठहरने के लिए शुक्रिया, और उसके नीचे मोटेल के मालिक का नाम छपा हुआ था। इस नाम के नीचे कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे वहां लिखने का कोई मतलब नहीं था। शिट! उसके मुंह से निकला। क्या हुआ? टर्नर ने पूछा। वो बिस्तर तक गया और उसने बिल टर्नर को दिखाया। आप हमारे यहाँ रुके इस बात से हमें बहुत खुशी हुई है। जॉन क्लॉटन, मोटेल मालिक। ग्रैंट काउंटी में क्लॉटन पिछले 300 सालों से रहते आए हैं। अध्याय 35। रीचर ने एक ठंडी सांस ली और बोला, उस कॉर्वेट को उठाकर हमने शायद एक गलती कर दी है। वो हमारे लिए एक तरह की मुसीबत ही साबित हुई है अब तक। अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जब हमें इन लोगों से बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेना चाहिए, वरना ये ऐसे ही हमारे पीछे लगे रहेंगे और हमारी परेशानियों को और बढ़ाते रहेंगे। अब ये कैसा मजाक है रीचर? मजाक नहीं है, ये हकीकत है। बातचीत से काफ़ी सारे मसलों को सुलझाया जा सकता है। ताकत का इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए। ऐसा करते हैं, हम तैयार होकर बाहर चलते हैं और फिर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक 22 मिनट बाद दोनों तैयार होकर बाहर गलियारे में निकल आए। दोपहर का वक्त था और धूप काफ़ी तेज़ थी, जैसे कि रीचर को उम्मीद थी। कंक्रीट की सीढ़ियों के सामने 4 पिकअप ट्रक खड़े हुए थे और कुल 8 लोग आराम से उनके दरवाज़ों, फेंडरों और पीछे बने लोड बेड पर टिक कर खड़े हुए थे। इनमें से 3 तो वही थे जो कल रात को उनको मिले थे। बाकी के 5 नए नमूने थे। उनमें से किसी के भी पास कोई हथियार नहीं दिखाई दे रहा था। न कोई बंदूक, न चाकू, न रेंच और न ही चेन। देखने में ये लोग नौसिखिए जैसे लग रहे थे। रीचर ने गलियारे की रेलिंग पर अपने दोनों हाथों को टिकाया और फिर नीचे के दृश्य को ऐसे देखा जैसे पुरानी फिल्मों का कोई तानाशाह भीड़ को भाषण देने के लिए तैयार खड़ा हो। फिर उसने बोलना शुरू किया, देखो भाई लोग, हम लोगों को एक ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे तुम लोग हॉस्पिटल जाने से बच जाओ। तो बोलो, क्या तुम लोग मेरे साथ मिलकर इस पर काम करना चाहोगे? नीचे से हाफ टन ट्रक वाले ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अबे ओए, यहाँ कोई भी तुम्हारे साथ काम करने नहीं आया है। हम लोग तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ने के लिए आए हैं। तो नीचे आओ और जल्दी से उनको तोड़वा लो, और फिर हम अपनी गाड़ी और पैसे वापस लेकर चले जाएंगे। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो यही सही। लेकिन फिर भी एक बार फिर कहता हूँ, ये बात ज़रूरी तो नहीं कि तुम सबको हॉस्पिटल जाना पड़े। क्या तुमने गैलप के बारे में सुना है? कौन गैलप? ये एक अमेरिकन कंपनी है
जो वोटिंग एनालिसिस करती है। चुनावों के टाइम पर ये लोग एग्जिट पोल करवाते हैं और ये बताते हैं कि कौन सा आदमी जीतने वाला है। और तुम्हें पता है वो इस बात का फैसला कैसे करते हैं? वो लोग अमेरिका के हर आदमी को फ़ोन करके उनकी राय नहीं पूछते। ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए वो लोग सैंपल्स लेते हैं, कुछ लोगों को फ़ोन करते हैं और जो नतीजा आता है उसी को अनुपात में बढ़ाकर लोगों को बताते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें भी यही करना चाहिए। हमें भी सैंपल लेना चाहिए, एक आदमी हम लोगों में से और एक तुम लोगों में से। आपस में लड़ाई करेंगे और उसका जो भी नतीजा होगा उससे ही हार जीत का फैसला कर लेंगे, बिल्कुल गैलप ऑर्गेनाइजेशन की तरह। इस बार सामने से कोई जवाब नहीं आया। रीचर ने फिर कहा, अच्छा ऐसा करते हैं, अगर तुम लोगों में से कोई एक जीतता है तो हम तुम्हें तुम्हारे सबसे बेकार ट्रक के बदले ये कॉर्वेट गाड़ी दे देंगे और बिली बॉब के पैसों में से आधा हिस्सा भी तुमको दे देंगे। लेकिन अगर मेरी साइड जीतती है तो हम लोग कॉर्वेट के बदले तुम्हारा सबसे अच्छा वाला ट्रक ले लेंगे और साथ में बिली बॉब का पूरा पैसा भी। अब इससे बेहतर डील मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता। ये अमेरिका है भाई, तुम लोग समझते ही होंगे कि यहाँ गाड़ी और पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है। वो लोग अभी भी चुप रहे। रीचर ने उनको चुप देखकर कहा, देखो मेरी ये दोस्त लड़ने के लिए तैयार है, तो बताओ तुम लोग किसके साथ लड़ना चाहोगे? क्या औरत से लड़ना चाहते हो? हाफ टन ट्रक के मालिक ने कहा, नहीं ये तो ठीक नहीं होगा। तब तो तुम्हें मुझसे ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस डील को और भी बेहतर ऑफर कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ ही लड़ने की बात है तो ऐसा करते हैं कि मैं तुम में से 2 के साथ लड़ूंगा, तुम 2 और मैं अकेला। और इसके साथ एक और ऑफर है, मैं अपने दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे रखकर तुमसे लड़ूंगा। अब बोलो क्या कहते हो? क्या कहा तुमने? दोनों हाथ कमर के पीछे रखकर? हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने। और अगर ध्यान से सोचोगे तो मेरा ऑफर इतना बुरा नहीं है। तुम 2 और मैं 1, और वो भी हाथ पीछे कमर पर रखे हुए। और वैसे भी चाहे तुम जीतो या हारो, तब भी कॉर्वेट गाड़ी तो तुम्हें मिल ही रही है। तो मेरी बात पूरी तरह से वाजिब है। ठीक है, हम लोगों को ये शर्त मंजूर है। और ठीक उसी वक्त अचानक टर्नर रीचर के कान में फुसफुसाई, सुनो रीचर, मुझे अभी याद आया कि मैं कौन सी बात भूल रही थी। मेरा मतलब कल रात वाली बातचीत से है, वो बात जो कि ओरिजिनल रिपोर्ट में थी। क्या वो उस कबीले के बुजुर्ग के बारे में थी? रीचर ने पूछा। क्या उन्होंने तुम्हें उसका नाम बताया था? नहीं रीचर, नाम तो नहीं बताया था। उनके नाम वैसे भी इतने मुश्किल होते हैं कि आसानी से याद नहीं रहते। हम लोग उनके लिए रेफरेंस नंबर्स का इस्तेमाल करते थे, यानी जब भी अमेरिकन ऑफिसर्स को उनके बारे में पता चलता था तो वो लोग उनको नंबर दे दिया करते थे। उस आदमी का नंबर रिपोर्ट में था, यानी कि वो पहले से ही हमारे सिस्टम में मौजूद था। कोई ना कोई उसे जानता होगा। और वो नंबर क्या था? वो मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। AM जैसा कुछ था। AM का क्या मतलब है? अफगान मेल। बढ़िया, चलो कोई तो सिरा मिला हमें, हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, रीचर ने कहा। तभी नीचे से हाफटन वाला बोला, हाँ तो चलो हो जाए फैसला, हम लोग तो तैयार हैं यहाँ पर। रीचर ने नीचे झांका। वो लोग अब 2 हिस्सों में बंट गए थे, 6 एक तरफ थे और 2 एक तरफ। रीचर ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा। अध्याय 36। उन दोनों नमूनों को धूल चटाने में रीचर को कुल जमा 2.5 मिनट का वक्त लगा। फिर उसने ऊपर गलियारे में खड़ी टर्नर से पूछा, तुम्हें इनमें से कौन सा ट्रक सबसे अच्छा लग रहा है? टर्नर ने उस मोटे आदमी के ट्रक को चुना। इसके टायर काफ़ी अच्छी हालत में थे और देखने में भी वो आरामदायक लग रहा था। वो उस ट्रक को चलाते हुए कॉर्वेट तक ले गई और फिर उन्होंने कॉर्वेट के लोड स्पेस से बिली बॉब के सारे पैसे निकालकर ट्रक में डाल लिए। फिर ट्रक लेकर वो उन लोगों के सामने से गुजरे और रीचर ने कॉर्वेट की चाबी खिड़की से उनकी तरफ उछाल दी। 30 मिनट बाद वो लोग पीटर्सबर्ग से 20 मील आगे निकल चुके थे। इस वक्त वो पश्चिम की तरफ बढ़ रहे थे। ये ट्रक टोयोटा कंपनी का था और काफ़ी अच्छी हालत में था। चलते हुए बिल्कुल आवाज़ नहीं करता था और इसमें सैटेलाइट नेविगेशन की सुविधा भी मौजूद थी। अपनी टूटी बात के सिरे को जोड़ते हुए टर्नर ने कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है रीचर कि वो लोग इतने परेशान क्यों हैं। एक AM नंबर सारे मामले को बदल देता है। कोई ना कोई कारण तो होगा जो इस आदमी की जानकारी हमारे पास है, या तो उसकी हरकतों या फिर उसके विचारों ने हमारा ध्यान उसकी तरफ खींचा होगा और यही चीज़ हमें इस केस में आगे लेकर जाएगी। अच्छा, हम डेटाबेस तक कैसे पहुंच सकते हैं ये बताओ, रीचर ने पूछा। हमें पिट्सबर्ग जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक बड़ा एयरपोर्ट है।
वहाँ से हम डेटाबेस तक जाने की सोच सकते हैं। तो ठीक है, वहीं चलते हैं। अब ये बताओ, हमें पूरा AM नंबर कैसे मिल सकता है? उसके लिए तो हमें एक खतरा मोल लेना पड़ेगा। हमें किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसे अपनी मदद करने के लिए मनाना होगा। लेकिन किसे? रीचर ने पूछा। मेरे ख्याल से सार्जेंट लैच इस काम के लिए ठीक रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि उसे सही गलत की समझ है। हाँ, अच्छा चुनाव है तुम्हारा टर्नर। मुझे भी वो लड़की पसंद आई थी। हमारे फाइल रूम में सारे रिकॉर्ड्स और ट्रांसक्रिप्ट्स मौजूद हैं। उसे बस वहाँ जाकर उन्हें देखना होगा और हमें बताना होगा। इसके बाद का काम हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हमारे पास रेफरेंस नंबर तो होगा, लेकिन उसका नाम और उसकी जीवनी हमारे पास नहीं होगी। उसके लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे कि कोई सार्जेंट नहीं देख सकता है। रॉक क्रीक में सिर्फ मैं थी जिसके पास ये अधिकार था। अब शायद मॉर्गन को होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उससे इस बारे में पूछ सकते हैं। अरे वो काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, उसे मैं देख लूँगा। मेरे पास तो डेटाबेस को देखने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं ऐसे किसी आदमी को जानता हूँ जिसके पास ये अधिकार है। ऐसा कौन आदमी है भला रीचर? जज एडवोकेट जनरल। क्या तुम उनको जानते हो? नहीं, पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन इस मामले में उनकी क्या पोजीशन है ये मुझे पता है। ये उन्हीं का किया धरा है जिसकी वजह से मुझे इन झूठे आरोपों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, और ऐसे में अपने बचाव के लिए मुझे पूरा हक है कि मैं हर संभव कोशिश करूं, और इसके लिए मैं कुछ भी डिमांड कर सकता हूं। उनको मेरी ये डिमांड माननी ही होगी। मेजर सुलिवन मेरा यह काम पक्का कर देंगी, और वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो फिलहाल मेजर सुलिवन पर नज़र नहीं रख रहे होंगे। हाँ, उनको बाद में पता ज़रूर चल जाएगा, लेकिन तब तक हमारा काम तो हो ही चुका होगा। लेकिन क्या मेजर सुलिवन तुम्हारे लिए काम करेंगी रीचर? उनको करना पड़ेगा। कानूनी तौर पर वो ऐसा करने के लिए मजबूर हैं, इसलिए। फिर ट्रक में थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। मैकॉम्बर नाम की एक जगह पर खाना खाने और पेट्रोल लेने के लिए ये लोग रुके, और फिर वहाँ से ग्राफ्टन से होते हुए पश्चिम दिशा की तरफ फिर से बढ़ने लगे। उनका अंदाज़ा था कि एयरपोर्ट तक पहुँचते हुए उनको रात के करीब 8 बज जाएंगे। अब तक आसमान पर अंधेरा भी छा चुका था और रात घिर आई थी। वेस्ट वर्जीनिया से निकलकर ये लोग पेंसिल्वेनिया में दाखिल हो गए। 5 मील के बाद उनको शॉपिंग मॉल का एक बिलबोर्ड दिखाई दिया। गाड़ी रोककर मॉल में मौजूद एक बड़े लोकल डिपार्टमेंटल स्टोर में वे लोग दाखिल हो गए। टर्नर ने रीचर से गुजारिश की कि उसे एक शर्ट और एक वी नेक स्वेटर खरीद लेना चाहिए। रीचर को इसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने ये चीज़ें खरीद लीं। टर्नर ने भी अपने लिए नए कपड़े खरीदे और पुराने कपड़ों को वहीं कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर एक एक टूथब्रश और खरीदकर दोनों वापस अपने ट्रक में आ गए। पिट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर से काफ़ी दूर मौजूद था, लेकिन अब वे लोग वहां तक पहुंच ही गए थे। ये एक बड़ी खुली जगह थी जहां काफ़ी होटल थे। टर्नर ने एक होटल चुना और उसकी पार्किंग में गाड़ी ले जाकर रोक दी। फिर बिली बॉब वाले पैसों को उन्होंने 9 हिस्सों में डिवाइड किया और उनको अपनी अपनी जेबों में ठूंस लिया। फिर ताला लगाकर वे लोग होटल की लॉबी की तरफ बढ़ गए। अपनी फेक आईडीज़ दिखाकर हेलन सुलिवन और जॉन टेम्पल के नाम से कमरा लेने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। टर्नर ये भी जानती थी कि एयरपोर्ट के नज़दीक बने होटलों में उनका बिना किसी सामान के होना कोई असाधारण बात नहीं थी। वहाँ ऐसे लोग काफ़ी तादाद में मौजूद होते थे। रीचर ने कमरों के किराए की पेमेंट कैश में की और साथ में $100 सिक्योरिटी के तौर पर भी जमा करा दिए। बदले में क्लर्क ने उनको 2 की कार्ड दिए और लिफ्ट तक जाने का रास्ता बता दिया। कमरा एकदम ठीक ठाक सा था। ज़रूरी चीज़ों के अलावा वहाँ एक मिनी बार रेफ्रिजरेटर था, पानी की कुछ मुफ्त बोतलें थीं, चप्पलें थीं, पहनने के लिए एक रोब था और तकिए के ऊपर चॉकलेट भी रखी हुई थी। इन सब के अलावा वहाँ पर एक टेलीफोन भी था, जिसे जाते ही टर्नर ने उठाया और एक नंबर डायल करने लगी। अध्याय 37। ये सार्जेंट लैच का मोबाइल नंबर था जो टर्नर ने मिलाया था। उधर से फ़ोन उठाए जाने पर उसने कहा, सार्जेंट लैच, मैं सूजन टर्नर बोल रही हूँ। तुम्हारी कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते मेरी तुम्हें यही सलाह होगी कि तुम अभी इस कॉल को काटो और इस कॉल की जानकारी कर्नल मॉर्गन को दो। क्या तुम ये करने वाली हो? रीचर लैच का जवाब तो नहीं सुन पाया, लेकिन चूंकि बातचीत आगे बढ़ने लगी थी तो उसने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि लैच ने मॉर्गन को इस कॉल के बारे में बताने से मना कर दिया था। टर्नर ने आगे कहा, शुक्रिया सार्जेंट, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे 2 काम करो। सबसे पहले तो मुझे वो AM नंबर चाहिए जो एडवर्ड्स और वीक्स ने अपने ओरिजिनल सिग्नल में हमें भेजे थे।
उसकी ट्रांसक्रिप्ट फाइल रूम में होगी। क्या कर्नल मॉर्गन अभी भी हेडक्वार्टर में है? ठीक है, तो अभी खतरा उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर 1 घंटे में तुम्हें कॉल करके खबर लेती रहूंगी। इसके बाद टर्नर लैच से अपने दूसरे काम के बारे में कहने ही वाली थी, लेकिन तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया तो रीचर वो बात सुन नहीं पाया। उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक सूट बूट वाला आदमी खड़ा दिखा। उसके हाथ में एक वॉकी टॉकी था और कोट के कॉलर पर एक कॉरपोरेट बटन लगा हुआ था। ये शायद किसी तरह का मैनेजर था। रीचर को देखकर उसने कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन हमसे एक गलती हो गई है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर आपसे $50 ही लिए जाने चाहिए थे, लेकिन आपसे गलती से $100 ले लिए गए। मेरा मतलब है कि अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी सिर्फ $50 की ही होती है। इसमें फ़ोन और मिनी बार का खर्चा शामिल होता है। अगर आप रूम सर्विस ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए आपको सीधे स्टाफ को पैसे देने के लिए कहा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, रीचर ने कहा। उस आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और $50 निकाल कर रीचर को दे दिए। मैं आपको हुई तकलीफ़ के लिए फिर से माफ़ी मांगता हूँ सर। कोई बात नहीं। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया और रीचर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तब तक टर्नर की बात भी पूरी हो चुकी थी। फ़ोन रखकर उसने रीचर से पूछा, क्या हुआ? अरे मुझे लगता है रिसेप्शन वाले क्लर्क को शायद सही बात पता नहीं थी। हमें उनके पास $50 ही जमा करवाने थे, लेकिन उसने हमसे 100 ले लिए। तो बस वही $50 वापस देने के लिए उनका आदमी आया था। रूम सर्विस के पैसे हमें अलग से कैश में देने होंगे। अच्छा ये बताओ, सार्जेंट लैच से तुम दूसरी बात क्या कहने वाली थी? अगर वो काम हो गया रीचर तो जल्दी ही तुम्हें भी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ रोमियो ने एक बार फिर से जूलियट का नंबर मिलाया, लेकिन जूलियट पता नहीं क्यों फ़ोन उठाने में देर लगा रहा था। आखिरकार काफ़ी देर बाद जूलियट की आवाज़ उसके कान में आई। हाँ बोलो। पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया के एक एयरपोर्ट होटल में सुलिवन और टेम्पल नाम से 2 लोगों ने कमरा लिया है। हमारे लिए ये अच्छी बात थी। चूंकि वो हवाई अड्डे पर मौजूद हैं, इसलिए उसका रजिस्टर होमलैंड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था। तो तुम्हें क्या लगता है ये वही लोग होंगे? हमें जल्दी ही ये बात पता चल जाएगी कि वो कैसे दिखते हैं। होटल वाले उनके कमरे में ये बात पता लगाने के लिए एक आदमी भेज रहे हैं, लेकिन मुझे पक्का ऐसा ही लगता है कि ये वही लोग हैं। तुम ही बताओ कि इन नामों वाले 2 लोगों के एक साथ कमरे बुक करने की पॉसिबिलिटी आखिर कितनी है? जहाँ तक हमें पता है उन लोगों के पास बस यही 2 आईडीज़ हैं। लेकिन वो पिट्सबर्ग के एयरपोर्ट पर कर क्या रहे हैं? अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये बताओ हमारे लड़के कहाँ पर हैं? वो तो लॉस एंजलिस की तरफ जा रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने को कहो। और फिर ये फ़ोन कॉल बंद हो गई। कुछ ही देर बाद रोमियो ने जूलियट को फ़ोन लगाया। जूलियट के फ़ोन उठाते ही वो बोला, वही लोग हैं। एक लंबा चौड़ा सुनहरे बालों वाला आदमी और एक जवान काले बालों वाली लड़की। होटल मैनेजर बस इतना ही देख पाया था। कुछ आइडिया है कि वो लोग कितनी देर तक रुकने वाले हैं? उन्होंने 1 रात का किराया कैश दिया है। क्या उन्होंने कोई वेकअप कॉल भी रखी है? नहीं, वो जानते हैं कि वो प्लेन से ट्रैवल नहीं कर सकते, ना ही उतने कैश के साथ और ना ही उन फेक आईडीज़ के साथ। रीचर टेम्पल से बिल्कुल भी नहीं मिलता जुलता है। मुझे लगता है कि वो लोग बस उधर छुपे ही हुए हैं, और वैसे देखा जाए तो ये बुरा ऑप्शन भी नहीं है। एयरपोर्ट के आसपास के होटल अक्सर गुमनाम रहते हैं, और फिर पिट्सबर्ग ऐसी कोई सेंटर वाली जगह भी नहीं है। मैं बस ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि उनके पास इतना सारा पैसा आखिर आया कैसे। हमारे आदमी जितना जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अच्छा, होटल मैनेजर ये भी बता रहा था कि टर्नर उस टाइम किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन किसके साथ वो पता नहीं, लेकिन मैं वो फ़ोन कॉल ट्रेस करवा रहा हूँ। दूसरी तरफ अपने होटल के कमरे में रीचर और टर्नर एक दूसरे में खोए थे। तभी रोमियो ने जूलियट को फिर से फ़ोन लगाया और कहा, वो एक प्रीपेड सेल फ़ोन को कॉल लगा रही थी, जो कि निश्चित तौर पर वॉलमार्ट में ख़रीदा गया रहा होगा। अगर वो फ़ोन कैश देकर ख़रीदा गया होगा तो उसका पता लगाना नामुमकिन है। मुझे यकीन है वो ऐसा ही कोई फ़ोन होगा। चलो कोई बात नहीं, कोशिश किए जाने लायक चीज़ थी ये वैसे। लेकिन जानते हो, सेना के काफ़ी लोग ऐसे फ़ोनों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर लोग इतना पैसा नहीं बना पाते कि एक रेगुलर मंथली कनेक्शन ले सकें, जो कि अगर मैं साफ तौर पर कहूँ तो हमारे लिए शर्म की बात है। और फिर क्योंकि कई लोग सेना में होने के कारण बड़ा अव्यवस्थित सा जीवन जीते हैं, तो उनके लिए ऐसे फ़ोन ही ठीक रहते हैं। अरे यार, तुम तो तिल का ताड़ बना रहे हो। खैर छोड़ो, वो फ़ोन पेंटागन के उत्तर पश्चिम की दिशा में 3 सेल टॉवर्स पर दिखाई दे रहा है, और रॉक क्रीक भी पेंटागन के उत्तर पश्चिम में ही है। तो मुझे ये लगता है
कि वो बेस में किसी को कॉल कर रही थी और वहाँ पर किसी आदमी ने उसका फ़ोन उठाया भी था। अरे कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे लड़के पिट्सबर्ग की तरफ निकल पड़े हैं। रॉक क्रीक में मौजूद कोई भी आदमी अब उसकी मदद नहीं कर पाएगा। अध्याय 38। अपने होटल के कमरे से टर्नर ने एक बार फिर से फ़ोन उठाया और लैच का नंबर मिलाने लगी। वहाँ से करीब 14 मील दूर पिट्सबर्ग के डाउनटाउन एरिया के थोड़े दक्षिण पूर्व में FBI का एक फील्ड ऑफिस था। वहाँ पर ठीक उसी वक्त एक फ़ोन बजा। ड्यूटी पर मौजूद एक एजेंट ने फ़ोन उठाया तो पाया कि ये फ़ोन DC की हूवर बिल्डिंग से आया था। उसे बताया गया कि होमलैंड सिक्योरिटी के कंप्यूटर्स ये दिखा रहे हैं कि उसके नज़दीक मौजूद एक होटल में सुलिवन और टेम्पल नाम के 2 लोग ठहरे हुए हैं। ड्यूटी एजेंट ने अपने पास मौजूद बुलेटिन और वांटेड लिस्ट पर नज़र डाली तो पाया कि DC मेट्रो पुलिस और मिलिट्री पुलिस ऐसे 2 लोगों की तलाश में थी जो इन फर्जी नामों के तहत सफ़र कर रहे थे। ड्यूटी एजेंट ने अपने इंचार्ज को फ़ोन किया और उसने उससे पूछा, आपका क्या कहना है, क्या आर्मी और DC को इस बारे में कुछ बताया जाए? इंचार्ज कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, नहीं, बात को और उलझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्यूटी एजेंट समझता था कि उसका इंचार्ज उन दोनों को पकड़ने का क्रेडिट मिलिट्री और DC के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। इंचार्ज ने आगे कहा, वहाँ हमारे किसी आदमी को भेजकर देखो कि क्या यह खबर ठीक है। क्या अभी भेजूं सर? जब भी तुम्हें मौका मिले तब भेज देना। किसी बात की जल्दी नहीं है। हमारे पास सुबह तक का टाइम है। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग सुबह से पहले कहीं जाने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ टर्नर लैच से बात कर रही थी। रीचर उधर से दिए जा रहे लैच के जवाबों को तो नहीं सुन पा रहा था, लेकिन टर्नर के चेहरे के भावों से पता चल रहा था कि खबर अच्छी नहीं थी। लैच काफ़ी देर तक बहुत तेज़ी से बोलती रही थी। आखिर में टर्नर ने कहा, फिर भी जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए थैंक्स। और फिर उसने फ़ोन रख दिया। वो काफ़ी थकी हुई और निराश लग रही थी। क्या हुआ? रीचर ने पूछा। वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट ही नहीं है। किसी ने फाइल रूम से वो गायब कर दी है। ये ज़रूर मॉर्गन होगा। उसके अलावा और कोई ये निकाल नहीं सकता था। इसका तो अब एक ही मतलब हो सकता है कि या तो वो उन लोगों के साथ मिला हुआ है या फिर बिना सोचे समझे उसे दिए गए ऑर्डर्स का पालन कर रहा है। टर्नर ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, अब वो लोग सफाई कर रहे हैं, अपने पीछे छोड़े गए सारे सबूतों को मिटा रहे हैं। लगता है अब मुझे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं अब इस झमेले से कभी नहीं निकल पाऊंगी। उस AM नंबर के बिना ये किसी भी तरह से संभव ही नहीं है। ये बताओ सूजन, क्या कहीं किसी कंप्यूटर में वो नंबर मौजूद हो सकता है? नहीं, हम कंप्यूटर्स पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। यानी कि वो ट्रांसक्रिप्ट ही उसकी इकलौती कॉपी थी? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है वही इकलौती कॉपी थी रीचर। हो सकता है उसकी एक कॉपी बग्राम में हो। लेकिन तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम किसी वकील द्वारा उस कॉपी को निकलवाने की सोच रहे हो? उसका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं वैसे। अरे लेकिन कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो ज़रूर होगा सूजन। मुझे पता नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरा रास्ता आए तो मुझे उठा देना। फ़िलहाल मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ। मुझे थोड़ा नींद की सख्त ज़रूरत है। इतना कहकर टर्नर सोने के लिए अपनी रजाई में दुबक गई। रीचर कुर्सी पर बैठकर गहराई से कुछ सोचने लगा। वो अब हेडक्वार्टर में मौजूद चीज़ों को अपने दिमाग में देखने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले उसने ऊपर की मंजिल में मौजूद फाइल रूम के बारे में सोचा। ये कमरा नंबर 201 था। फिर उसने नीचे की मंजिल में मौजूद कमरों और कमरा नंबर 103 में बैठने वाले ड्यूटी कैप्टन के बारे में भी सोचा। वो कल्पना करने लगा कि उस दिन क्या हुआ होगा। वीक्स और एडवर्ड्स का फ़ोन ड्यूटी कैप्टन ने उठाया होगा और उसने सारी जानकारी एक कागज़ पर लिखी होगी। फिर वो उस कागज़ को लेकर ऊपर टर्नर के ऑफिस में गया होगा और उससे उसका जवाब लिया होगा। फिर उसने जवाब ट्रांसमिट किया होगा। इसके बाद वो ऊपर चला गया होगा ताकि कॉल में हुई बातों और टर्नर के जवाबों की कॉपी बनाकर उनको सही ड्रॉर में सही तरीके से एक के बाद एक डाल सके। इसके बाद उसके दिमाग में चलता हुआ दृश्य बदला। अब वो मॉर्गन को अपने ऑफिस से बाहर आते हुए देख रहा था। मॉर्गन ऑफिस से बाहर आया और उसने गलियारे में इधर उधर देखा। किसी को भी ना पाकर वो 2 कमरों की दूरी पर बने फाइल रूम की तरफ बढ़ने लगा। ये कुछ ही पलों का काम था। 2 ही तो पन्ने थे। उनको फाड़ा जा सकता था, जलाया जा सकता था, या फिर श्रेड किया जा सकता था, या फिर उनको मोड़कर जेब में रखा जा सकता था और कुछ समय बाद कुछ अनजान लोगों को दिया जा सकता था। इस मामले से निकलने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो ज़रूर होगा। रीचर अगर वहाँ होता तो उसे ये नंबर ज़रूर याद रहते। उसे नंबर बहुत पसंद थे।
उनको याद रखना उसे और भी पसंद था। रीचर बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन फिलहाल उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा। आखिरकार वो खड़ा हुआ और एक जम्हाई लेकर सोने चला गया। अगले 5 घंटे तक वो गहरी नींद में सोता रहा और फिर सुबह 4 बजे उसकी आंख खुली, क्योंकि कोई था जो उनके कमरे का दरवाज़ा बुरी तरह से भड़बड़ा रहा था। इससे आगे की कहानी के लिए सुने जैक रीचर के नॉवल नेवर गो बैक का 5वां भाग।